विद्यार्थियों नमस्कार। मैं डॉक्टर दिपेंद्र कुमार शर्मा आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म केमिस्ट्री बाय डी शर्मा पर आपके साथ जुड़ा हुआ हूं। विद्यार्थियों, इस वीडियो लेक्चर में हम जिस टॉपिक को जिस यूनिट को डिस्कस करने वाले हैं वो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही है। हम यहां पर बात करने जा रहे हैं एमपी बोर्ड की। किसकी बात कर रहे हैं? एमपी बोर्ड क्लास 12 जो कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, यानी एमपी बोर्ड कक्षा 12। विषय है आपका सब्जेक्ट यानी केमिस्ट्री अर्थात रसायन शास्त्र, और उसकी यूनिट 3 इकाई 3 जिसका नाम है केमिकल काइनेटिक, और हिंदी में आप कहोगे तो उसको रासायनिक बल गतिकी। विद्यार्थियों, इस वीडियो लेक्चर में हम पिछले 12 वर्ष यानी कि 2013 से लगाकर 2024 तक के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे जो एमपी बोर्ड के एग्जाम में आ चुके हैं। और विद्यार्थियों, यहाँ पर हम हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यम में बैक टू बैक उन क्वेश्चंस को देखेंगे और उन सभी प्रश्नों के हल को भी देखने वाले हैं। तो आप लास्ट तक मेरे साथ यानी डॉक्टर दिपेंद्र कुमार शर्मा के साथ आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म केमिस्ट्री बाय डी शर्मा पर बने रहिएगा। और इसमें हम 2013 से 2024 तक के बीच में केमिकल काइनेटिक एंड रासायनिक बल गतिकी में कौन कौन से प्रश्न पूछेंगे, उन प्रश्नों का हम सॉल्यूशन देखने वाले हैं। विद्यार्थियों, हमेशा की तरह आपसे पुनः अनुरोध है, वीडियो लेक्चर अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक अवश्य करें, अपने क्लासमेट तक इस वीडियो को शेयर अवश्य करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और अभी तक आपने आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, जिससे हमें एक मोटिवेशन मिलता रहे और हम हमेशा की तरह आपके लिए वीडियो लेक्चर बनाते रहे। यदि आपको किसी भी टॉपिक पर सॉल्यूशन चाहिए, किसी प्रश्न का चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, उसका सॉल्यूशन बनाकर हम अपलोड कर देंगे। विद्यार्थियों, हम चल रहे हैं यहाँ पर प्रश्नों के सॉल्यूशन की ओर। बात करते हैं 2023, हमारी यात्रा चालू होती है 2023 की तरफ। तो विद्यार्थियों, जब हम 2023 में जाते हैं तो 2023 में कौन कौन से प्रश्न पूछे गए? 2023 में पहला प्रश्न आया था राइट शॉर्ट नोट ऑन, यानी संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए किसके बारे में? एक्टिवेशन एनर्जी यानी सक्रियण ऊर्जा। और दूसरा प्रश्न पूछा गया था अरेनियस इक्वेशन यानी अरेनियस समीकरण के बारे में प्रश्न पूछा गया था। इसके और में एक और क्वेश्चन आया था कि अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज कंप्लीट 90% इन 40 मिनट्स, कैलकुलेट इट्स हाफ लाइफ पीरियड। यानी एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया, प्रतिक्रिया मतलब कि अभिक्रिया 40 मिनट में 90% पूरी हो जाती है, तो इसकी अर्ध आयु काल की गणना कीजिए। तो इन दोनों प्रश्नों के आंसर को हम अभी देखने वाले हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम यहाँ पर एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है, उसकी तरफ हम लोग चलते हैं। एक्टिवेशन एनर्जी मींस सक्रियण ऊर्जा। तो सक्रियण ऊर्जा क्या है? तो देखो यहाँ डेफिनेशन बड़ी क्लियर से दी हुई है। क्या दिया हुआ कि द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, क्या बताया गया विद्यार्थियों? देखो यहाँ पर क्या बताया गया, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी की बात करें, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड टू एक्टिव एटम और मॉलिक्यूल्स टू अ conditions in which they can undergo chemical transformation और physical transformation। यानी सक्रियण ऊर्जा क्या होती है? तो ऊर्जा की वह न्यूनतम मात्रा जो आप किसी भी परमाणु या अणु को ऐसी स्थिति में सक्रिय करने के लिए आवश्यक होती है जिसमें वे रासायनिक या भौतिक परिवर्तन से गुजर सके। किससे गुजर सके? परिवर्तन से गुजर सके। ध्यान रखना, इसको परिवहन की जगह परिवर्तन कर लेना आप लोग। तो हम क्या बोले कि यदि जैसे मैं एक मॉलिक्यूल हूं, यदि मुझे आपने थोड़ी सी एनर्जी प्रोवाइड करी, तो यदि एनर्जी प्रोवाइड करी तो मैं कौन से स्टेट में आ गया? एक्टिव स्टेट में आ गया, यानी सक्रिय अवस्था में आ गया। तो द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड टू एक्टिव एटम और मॉलिक्यूल। इन ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी किसके बारे में बात की गई है? ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी के बारे में बात की गई है। द एक्टिवेशन एनर्जीज आर डिफरेंट इन एनर्जी कंटेंट्स between atom or molecule is an activated or transition state configuration and the corresponding atom and molecule in their internal configuration। कहने का मतलब यह है कि सक्रियण अवस्था सिद्धांत के अनुसार बात करें तो सक्रियण ऊर्जा यानी कि एक्टिवेशन एनर्जी सक्रिय या संक्रमण अवस्था विन्यास में परमाणुओं या अणुओं और उनके प्रारंभिक विन्यास से संबंधित परमाणु अणुओं के बीच की ऊर्जा की सामग्री का अंतर कहलाती है। आगे क्या दिया हुआ? द एक्टिवेशन एनर्जी इज यूजुअली रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल ऑफ EA। जरूर याद रखना इसको, किससे डिनोटेड किया जाता है? EA से। तो यहाँ पर क्या क्या कहा गया कि सक्रियण ऊर्जा को आम तौर पर गणितीय अभिव्यक्ति
ई ए के द्वारा व्यक्त किया जाता है। तो ई ए क्या होता है विद्यार्थियों, यहां पर ए का मतलब तो हो जाएगा एक्टिवेशन, ध्यान रखना, ए का मतलब हो जाएगा एक्टिवेशन और ई का मतलब हो जाएगा एनर्जी। एक्टिवेशन हिंदी में कहोगे आप लोग तो इसको सक्रियण और एनर्जी को आप लोग कहोगे ऊर्जा। अब इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या दिया हुआ, तो देखो यहां दिया हुआ K इक्वल टू ए ई एक्स पी माइनस ई ए बाय आर टी, है ना, ए एक्सपोनेंशियल दिया हुआ। तो जैसा कि अभिक्रिया दर स्थिरांक यहां पर K एक्सपोनेंशियली जो है माइनस ई ए बाय आर टी एंड डिफ्यूजन कांस्टेंट जो डी जीरो या डी नॉट ई एक्सप्रेशन माइनस ई ए बाय आर टी हो जाएगा। और प्रसार गुणांक भी यहां पर डी माना जा सकता है, डिफ्यूजन कोएफिशिएंट यानी प्रसार गुणांक माना जा सकता है। तो एक्टिवेशन एनर्जी आर डिफरेंट फ्रॉम एक्सपेरिमेंटली रेट कंटेंट्स और डिफ्यूजन कोएफिशिएंट दैट आर मेजर्ड एट डिफरेंट टेंपरेचर। यानी सक्रियण ऊर्जा प्रयोगात्मक दर स्थिरांक या प्रसार गुणांक से निर्धारित की जाती है जिन्हें विभिन्न तापमानों पर मापा जा सकता है। तो विद्यार्थियों, तो बात हमारी एक्टिवेशन की एनर्जी के बारे में, सक्रियण ऊर्जा के बारे में बात हुई। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। अगला जो टॉपिक है 2013 में, हमारी यात्रा भी 2013 पे चल रही, फिर 14, 15, 16 से चलेंगे, तो लास्ट तक आप हमारे साथ बने रहिए। अरेनियस इक्वेशन क्या है, यानी अरेनियस समीकरण क्या है। तो द अरेनियस इक्वेशन इज यूज्ड टू डिटरमाइन दैट एक्टिवेशन एनर्जी। देखो कितनी बढ़िया बात कही गई यहाँ पर, क्या कहा गया है कि अरेनियस समीकरण का उपयोग किसी रासायनिक अभिक्रिया की सक्रियण ऊर्जा दर स्थिरांक निर्धारण तापमानों में परिवर्तन के साथ करने के लिए किया जाता है। यानी द अरेनियस इक्वेशन यूज्ड डिटरमाइन टू एक्टिवेशन एनर्जी और रेट कांस्टेंट ऑफ केमिकल रिएक्शन एज द टेम्परेचर चेंज। जैसे जैसे टेम्परेचर चेंज होता है ना, तो उसके अकॉर्डिंग इसको एनालिसिस किया जाता है। आगे क्या दिया हुआ, इफ यू वांट टू सी हाउ द रेट कांस्टेंट चेंज व्हेन द टेम्परेचर चेंज, द अरेनियस इक्वेशन इज योर फ्रेंड्स। मतलब यदि आप देखना चाहें कि तापमान में परिवर्तन होने की दर स्थिरांक कैसे बदलती है, तो अरेनियस समीकरण आपके लिए उपयोगी होती है। कैसे उपयोगी होती है देखते हैं हम लोग। तो द अरेनियस इक्वेशन हेल्प इन प्रोवाइडिंग अ रिलेशनशिप बिटवीन, अरेनियस समीकरण किसी भी दिए गए रासायनिक अभिक्रिया की दर स्थिरांक पूर्वघातांकीय कारक यानी कि जो ए दिया हुआ है, यानी कि प्री एक्सपोनेंशियली फैक्टर ए एंड द एब्सोल्यूट टेम्परेचर यानी टेम्परेचर के बीच में रिलेशन को बताती है। इट्स आल्सो प्रोवाइड एज इनसाइट इनटू हाउ द रिएक्शन रेट आर डिपेंडिंग ऑन द एब्सोल्यूट टेम्परेचर। ये इस प्रकार इस बात की जानकारी देता है कि अभिक्रिया दरें निरपेक्ष तापमान पर कैसे निर्भर करती है। तो अरेनियस समीकरण को निम्न सूत्र के द्वारा दर्शा सकते हैं। आपको एक फार्मूला दिखाई दे रहा है यहाँ पर। अब ये फार्मूला क्या कह रहा है, उस फार्मूले की तरफ मैं आपको ले चलता हूँ। देखो विद्यार्थी, फार्मूला क्या कहा गया है, तो फार्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है K इक्वल टू ए ई की पावर माइनस ई ए बाय आर टी। अब यहाँ कौन से टर्म क्या है, तो देखो ये K तो जो दिया हुआ है वो ये दिया हुआ है, क्या है, तो इट इज अभिक्रिया, इट इज रेट कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन, अभिक्रिया की दर स्थिरांक। ए जो ए दिया हुआ है वो ए ये दिया हुआ है, क्या है, तो इज रिफर टू द प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर, यानी ए पूर्वघातांकीय कारक को संदर्भित करता है जो अभिक्रिया करने वाली प्रजातियों के बीच में उचित रूप से उन्मुख टकराव की आवृत्ति है। यानी कि जो दो मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, उनमें जो कोलिजन्स होता है, उस कोलिजन को जो बताता है उस हम लोग क्या बोलते हैं, ए। कोलिजन का मतलब होता है टकराना। अब यहां पर ई ए क्या है, तो ई ए जो होता है वो एक्टिवेशन एनर्जी, तो ई ए क्या है, सक्रियण ऊर्जा, एक्टिवेशन एनर्जी। आर आप लोग जानते हो गैस कांस्टेंट, गैस स्थिरांक, और टी को क्या माना गया, तो टी को एब्सोल्यूट टेम्परेचर कह सकते हैं। तो ये हमारा कौन सी इक्वेशन हो गई, अरेनियस इक्वेशन होगी, जो आगे दिया हुआ है यहाँ पर। आगे चलते हैं। अब एक क्वेश्चन आ गया 2013 की यात्रा में, हमारा आखिरी प्रश्न है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज कंप्लीट 90% इन 40 मिनट्स, कैलकुलेट इट्स हाफ लाइफ पीरियड। एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया 40 मिनट में 90% पूरी हो जाती है, तो इसके अर्ध आयु काल की गणना कीजिए। तो विद्यार्थियों, इस प्रश्न का हम सॉल्यूशन देखते हैं। तो देखो क्या कहा गया है, हम यहाँ पर मान लेते हैं इस प्रश्न में क्या कहा गया, एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया है जो 90% 40 मिनट में पूरी होती है। क्या कह रहा हूं कि यहाँ पर ये 90% 40 मिनट में कंप्लीट होती है, ठीक है। तो इसके आपको क्या पता करना, तो आपका इसको T1/2 पता करना है, यानी कि हाफ लाइफ पीरियड पता करना है। तो देखो यहां पर हम क्या करें, प्रश्न की तरफ चल रहा हूं मैं। लेट इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ए, देखो क्या कहा गया है कि लेट इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ए इज 100।
माना कि अभिकारक ए, शुरुआत में मान लेंगे हमारे पास वो रिएक्टेंट ए है जिसका कंसंट्रेशन यानी कि जिसकी सी कितनी है, तो हमारे पास में उसका सी 100% हो गया। ठीक, टी कितना क्वेश्चन में कहा गया, तो टी कहा गया है उसमें 40 मिनट कहा गया। कितना मिनट कहा गया, 40 मिनट कहा गया। यहां पर लिख रखा 90% रिएक्शन गेट कंप्लीट इन 40 मिनट, 90% अभिक्रिया 40 मिनट में पूरी हो जाती है। अर्थात हम लोग x को क्या मान सकते हैं, तो x को 90 मान सकते हैं, बिल्कुल x को 90 मान लिया। ठीक है, तो a हमारा क्या हो गया, a या c क्या होगा 100%, t 40 मिनट, x 90%। अकॉर्डिंग टू इंटीग्रेटेड फॉर्म ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, प्रथम कोटि अभिक्रिया का जो इंटीग्रेटेड फॉर्म है वो क्या है, तो हम लोग जानते हैं k इक्वल टू, आप लोगों ने पढ़ा 2.303, ठीक है 2.303 डिवाइडेड बाय t, यहां पर आता है log a बाय a माइनस एक्स, या फार्मूला अच्छे से जानते हो। ठीक, अब हमें किसके बारे में बात करना है, मैं वहीं आपको ले चलता हूं। तो देखो k हमें पता करना है, तो हमने k लिखा, बाद में देखें क्या पता करना है ना, तो हमने लिखा 2.303 ये लिख दिया। अब देखो यहां पर लिखा हमने 2.303 दिख रहा है आपको, फिर 40, t कितना है क्वेश्चन में कितना दिया है, तो t आपका 40 मिनट दिया, तो हमने यहाँ पर t 40 मिनट ले लिया। क्लियर, ये t हमने कितना ले लिया, 40 मिनट ले लिया। अब log, ये log खोला गया, तो ये log ऐसा कैसा आ गया। क्लियर, अब a कितना है, तो a हमारा 100 है। ठीक, अब x कितना है, तो x हम क्या बोल देंगे कि सर a तो हमारा 100 है, ये लिख रखा हमने, और x हमारा कितना है 90 है, तो -90, बिल्कुल साहब। चलो आगे चलते हैं। अब क्या हुआ, अब ये वैल्यू पुट कर दे, इसको सॉल्व कर लीजिए। तो आप यहाँ से इसको सॉल्व करते हो, तो मैं ये बता सकता हूँ कि जब आप इसको सॉल्व करते हो तो यहाँ पर 100 डिवाइडेड बाय 10 हो जाएगा, 0 से 0 जाएगी, तो यहाँ पर आपका आंसर कितना आ जाएगा, log 10। तो क्या आ जाएगा, k इक्वल टू 2.303 डिवाइडेड बाय 40 और log 10 हो जाएगा। क्लियर, अब log 10 ये देखो यहाँ लिखा हुआ हमने, ठीक 40 log 10। अब देखो हुआ क्या, अब log 10 की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 1 होती है। तो देखो मैं यहाँ पर आ जाता हूँ, ऊपर आ जाता हूँ यहाँ से मैं, ठीक यहाँ पर आ रहा हूँ, तो मैंने कहा यहाँ पर मैं समझाता हूँ। अब log 10 की वैल्यू कितनी है, तो सर हम लोग जानते हैं कि log 10 की वैल्यू 1 होती है, बिल्कुल साफ 1 होती है। तो अब देखो हमारे पास में क्या है, ये देखो क्या है कि सर हमारे पास में 2.303 यहाँ पर 40 है, इंटू यहाँ पर 10 होता है, बिल्कुल ये जैसे मैंने लिखा हुआ ये, ठीक सॉरी 10 हाँ 1 होती है, एक मिनट इसको करेक्शन कर दे रहा है, क्या होती है यहाँ पर 1 होती है। ठीक, ये भी हमने कहा log 10 की वैल्यू 1 होती है। तो जब आप इसको सॉल्व करते हो तो आपका आंसर 5.757 10 की पावर -2 मिनट इनवर्स हो जाएगा। बट हमें क्या पता करना है, हमें पता करना है t1/2, तो t1/2 0.693 डिवाइडेड बाय k हो जाएगा। तो k की वैल्यू हमारी यहाँ से आई, ये k की वैल्यू दे रखी, इसको वैल्यू को आप पुट करोगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 10.3 मिनट्स। तो आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब हमारी यात्रा बढ़ जाती है 2013 से 2014 की तरफ, 2014 में आ गए हम लोग। वन वर्ड में प्रश्न पूछा गया था कि इन जीरो ऑर्डर रिएक्शन T1/2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, यानी एक शब्द में क्या पूछा गया था कि शून्य कोटि की अभिक्रिया में T1/2 किसके समानुपाती होता है। तो आप कह सकते हो कि द हाफ लाइफ पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, अर्धायु काल में अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता के समानुपाती होता है। अर्धायु काल क्या होता है, अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता के समानुपाती होता है, ये दिया हुआ। तो हमने इस वन वर्ड का आंसर यहाँ पर हिंदी इंग्लिश दोनों में दे रखा है। अब क्वेश्चन क्या पूछा गया था, क्वेश्चन पूछा गया था राइट द डिफरेंस बिटवीन मॉलिक्यूलर इन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, आणविकता और अभिक्रिया की कोटि या अभिक्रिया की दर में क्या अंतर है। और उसके और में क्या प्रश्न पूछा गया था, और में पूछा गया था कि राइट डिफरेंस बिटवीन रेट कांस्टेंट एंड रेट ऑफ रिएक्शन, दर स्थिरांक और अभिक्रिया की दर के बीच में अंतर लिखिए। अब हम उस डिफरेंस की तरफ चलते हैं। तो देखो यहां पर पहला जो दिया हुआ क्वेश्चन उसकी तरफ आ गया हूं मैं। अभिक्रिया की डिफरेंस बिटवीन मॉलिक्यूलर एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, अभिक्रिया की आणविकता और कोटि में अंतर। तो मॉलिक्यूलरिटी ऑफ द रिएक्शन और अभिक्रिया की कोटि क्या होती है। तो देखो किसी भी अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक अणुओं की संख्या अभिक्रिया की आणविकता कहलाती है। देखो मैं डिफरेंस की तरफ आ गया हूं, यहां से ये हमारा डिफरेंस है। यहाँ पे आप चाहो तो लाइनिंग बना सकते हो, मैं लाइन खींच दी, ठीक।
पहला डिफरेंस ये हमारा यहाँ से यहाँ तक कर दिया हुआ, इस पे लाइन नहीं हुई है, ये पहला डिफरेंस हमारा। पहला डिफरेंस क्या है, आप लोग चाहे तो नोट कर लेना, चाहे आपने लिखा होगा आपकी कॉपी में तो एक बार समझ लो इसको, कि मॉलिक्यूलरिटी ऑफ द रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की क्या बात है, तो अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक अणुओं की संख्या अभिक्रिया की क्या कहलाती है, आणविकता कहलाती है। तो नंबर ऑफ रिएक्टेड मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेटिंग इन द रिएक्शन इज कॉल्ड इट्स मॉलिक्यूलरिटी ऑफ द रिएक्शन। यहाँ पे क्या दिया, अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले अभिकारक अणुओं की संख्या, अभिकारक अणुओं की जो कोटि कहलाती है। तो द नंबर ऑफ रिएक्टेड मॉलिक्यूल्स अफेक्टिंग द रेट इन द रिएक्शन इज कॉल्ड द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। दूसरा क्या दिया हुआ है, देखो सेकंड जो डिफरेंस क्या दिया हुआ है, ये एक सैद्धांतिक मान होता है। देखो सेकंड जो डिफरेंस क्या दिया हुआ है, ये एक सैद्धांतिक मान होता है। ये हम आगे सेकंड डिफरेंस की तरफ, ये एक सैद्धांतिक मान होता है जिसमें अभिक्रिया के आधार पर ज्ञात किया जा सकता है। इट इज अ थ्योरेटिकल वैल्यू व्हिच कैन बी डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ द रिएक्शन। यहाँ पर क्या दिया हुआ, ये एक प्रायोगिक मान होता है जिसे प्रयोगों द्वारा ज्ञात किया जा सकता है। इट इज एन एक्सपेरिमेंटल वैल्यू व्हिच कैन बी डिटरमाइंड बाय द एक्सपेरिमेंट्स। अगला जो नेक्स्ट दिया हुआ, नेक्स्ट ये दिया हुआ, अगला क्या डिफरेंस दिया हुआ, अगला दिया अभिक्रिया की आणविकता का मान सदैव पूर्णांक तथा धनात्मक होता है, यानी कि द वैल्यू ऑफ मॉलिक्यूलरिटी ऑफ द रिएक्शन इज ऑलवेज एन इंटीजर एंड पॉजिटिव। अभिक्रिया कोटि का मान भिन्न भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है, ठीक है। द वैल्यू ऑफ द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन कैन बी फ्रैक्शनल एंड नेगेटिव, नेगेटिव भी हो सकता है, फ्रैक्शनल भी हो सकता है। नेक्स्ट अगला दिया हुआ है, अभिक्रिया की कोटि का मान शून्य नहीं होता है। क्या दिया, देखो अभिक्रिया की कोटि का मान शून्य नहीं होता, सॉरी अभिक्रिया की आणविकता का मान शून्य नहीं होता। द मॉलिक्यूलरिटी ऑफ द रिएक्शन डज नॉट बी जीरो, कैन नॉट बी जीरो। अब अगला यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि अभिक्रिया की कोटि का मान जीरो हो सकता है। अगला क्या दिया हुआ, H2 + Cl2 2S2 में अभिक्रिया की आणविकता कितनी हो गई, यहाँ पर 2 हो गई, यानी द मॉलिक्यूलरिटी ऑफ द रिएक्शन H2 + Cl2 इज द 2, क्या आ जाएगी 2। और यहाँ पर कह सकते हैं कि अभिक्रिया की कोटि शून्य भी हो सकती है। क्या हो सकती है, शून्य, क्योंकि जब भी कोई रिएक्शन कैटलिस्ट की प्रेजेंस में होती है तो क्या होती है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जीरो हो जाती है। चलिए अब अगला प्रश्न क्या पूछा गया, जो पूछा गया 2024 में डिफरेंस पूछा गया था, दर स्थिरांक और अभिक्रिया की दर में बीच में अंतर लिखिए। द रेट ऑफ द रिएक्शन यानी अभिक्रिया की दर और रेट कांस्टेंट यानी दर स्थिरांक के बीच में आपको डिफरेंस लिखना है। तो पहला, इट इज डिपेंड अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ये अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर करता है। इधर क्या दिया हुआ रेट कांस्टेंट में, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ये अभिकारकों की प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है क्योंकि ये फ्री होता है, स्वतंत्र होता है। अगला क्या दिया हुआ, इट इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ कंजम्पशन ऑफ रिएक्टेंट फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट पर यूनिट। इसे प्रति इकाई, ये देखो लिखा हुआ, इसे प्रति इकाई समय में अभिकारकों की खपत या उत्पाद के निर्माण से संदर्भित व्यक्त करते हैं। यहाँ देखो क्या लिखा हुआ, ये अभिकारकों की प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करता, स्वतंत्र होता है। तुम्हारी पहले बात हो गई। यहाँ क्या दिया हुआ, इट इज अ प्रोपोर्शनली कांस्टेंट, देखो क्या दिया, बहुत अच्छी सी बात दी, इट इज अ प्रोपोर्शनली कांस्टेंट इन द डिफरेंस फ्रॉम द रेट लॉ और रेट इक्वेशन। यह दर नियम या दर समीकरण के अंतर के रूप में आनुपातिक स्थिरांक होता है। क्या होता है आनुपातिक स्थिरांक, मतलब एक प्रोपोर्शनली कांस्टेंट होता है। तीसरा डिफरेंस ये दिया हुआ, देखिएगा अगला तीसरा डिफरेंस, ये तीसरा डिफरेंस यहाँ पर आ गया। अब थर्ड डिफरेंस क्या दिया हुआ, थर्ड डिफरेंस ये लिखिएगा, ये थर्ड डिफरेंस है आपका, यहाँ पर थर्ड डिफरेंस चालू हो गया। तो इट इज अ जनरल डिक्रीज विद द प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, यह आमतौर पर अभिक्रिया की प्रगति के साथ घटता है। It does not depend on the progress of the reaction, अभिक्रिया की प्रगति पर निर्भर नहीं करता है। क्लियर। अब इसकी यूनिट देखो, अगला पॉइंट, चौथा पॉइंट है यूनिट। यूनिट क्या होगी, मोल, लीटर इनवर्स, सेंटीमीटर इनवर्स, और इट्स अकॉर्डिंग टू द चेंज ऑफ द रिएक्शन, मतलब इसकी जो यूनिट्स होती है वो अभिक्रिया की कोटि के साथ में बदलती रहती है। नेक्स्ट अगला दिया हुआ, द डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट टाइम इज एक्सप्रेस्ड एज द माइनस d by dx and increasing in the temperature plus d by dx। तो क्या कहा गया यहाँ पर, क्या कहा गया, इकाई समय में अभिकारकों की सांद्रता में कमी को माइनस dx by dt से व्यक्त करते हैं और उत्पाद की सांद्रता में वृद्धि को प्लस dx by dt से व्यक्त करते हैं। इस पॉइंट को आप ये टर्म ऐड कर लेना। इधर क्या बता रहा है, यह दर समीकरण में उपस्थित समानुपाती स्थिरांक यानी dx by dt होता है। तो यहाँ पर कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट इज एक्सप्रेस्ड एज द dx by dt, जिससे प्रोपोर्शनली कांस्टेंट प्रेजेंट इन द रेट इक्वेशन dx by dt इक्वल टू ka। इस तरीके से हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो विद्यार्थियों ये तो हमारी 2014 की यात्रा पूरी हुई है। अब हम 2015 की तरफ चल रहे हैं। तो 2015 की तरफ चलते हैं और वहां पर प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न क्या है,
व्हाट इज द रेट ऑफ रिएक्शन, डिस्क्राइब एनी टू फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन, में अभिक्रिया की दर क्या होती है, ये प्रश्न दिया हुआ है, और इसको प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं। उसके और में एक और प्रश्न दिया हुआ है, उसके और में क्या प्रश्न दिया हुआ, व्हाट इज हाफ लाइफ पीरियड ऑफ द रिएक्शन, अभिक्रिया की अर्धायु काल क्या होती है, कैलकुलेट द हाफ लाइफ पीरियड ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, और अभिक्रिया के अर्धायु काल की गणना कीजिए। एक तो ये प्रश्न था। अब देखो एक और प्रश्न आया था, अभिक्रिया की दर क्या होती है और अभिक्रिया की दर को प्रभावित, ये हमारे दो प्रश्न है ना। अब इन दोनों प्रश्नों के आंसर्स की तरफ हम चलते हैं। तो पहला आंसर, अभिक्रिया की दर क्या होती है, उसको प्रभावित करने वाले किन्हीं दो कारकों की यानी टू फैक्टर के बारे में बात करनी है। तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होती है, तो अभिक्रिया की दर या अभिक्रिया का वेग, द चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इन पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड द रेट ऑफ रिएक्शन। यानी किसी भी एकांकी समय में अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन को अभिक्रिया की दर या अभिकारक का वेग कहते हैं। वेलोसिटी ऑफ द रिएक्शन इक्वल टू चेंज इन कंसंट्रेशन बाय टाइम इंटरवल, अभिक्रिया का वेग बराबर सांद्रता में परिवर्तन बटा समय अंतराल। इफ द चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इन माइक्रो टाइम इंटरवल dt इज dx, देन यदि सूक्ष्म समय अंतराल में dx में अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन होती है तो वेलोसिटी ऑफ द रिएक्शन हम dx by dt लिख सकते हैं। अभिक्रिया वेग क्या होगा, dx by dt। यहां नेगेटिव चिन्ह जब भी आप क्या करोगे, तो यदि आप हमने क्या कर दिया कि जो dx by dt लिखा ना, इसके लिए आपने अगर नेगेटिव साइन लगा दिया, जैसे लिखा माइनस dx by dt, तो रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन को डिक्रीज बताएगा, मतलब क्रियाकारक का जो सांद्रता है वो घटेगी, और यदि आपने इसके बीच में प्लस लगा दिया तो उत्पाद की सांद्रता बढ़ती है। यहां लिखा हुआ देखो, हेयर द नेगेटिव साइन इंडिकेट दैट द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट इज डिक्रीजेस, यानी यहां ऋणात्मक चिन्ह द्वारा स्पष्ट किया जाता है कि अभिकारक की सांद्रता समय के साथ कमी होगी। तो आप क्या लिख सकते हो कि सर माइनस dx by dt हम लिख सकते हैं। इधर क्या लिखोगे, whereas the positive sign indicate the concentration of the product, जबकि धनात्मक चिन्ह क्या करता है, यानी प्लस dx by dt क्या बताएगा, कि उत्पाद के सांद्रता में वृद्धि को बताएगा। आगे देखते हैं, यदि एक सामान्य रासायनिक अभिक्रिया देखिए R2P यानी रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है, तो इस अभिक्रिया में क्या लिखेंगे, R अभिकारक अणु तथा P उत्पाद अणु है। इन द रिएक्शन R is the reactant molecule and P is the product molecule. The velocity of this reaction can be given is two way, दो तरीके से हो सकती है। पहला, अभिकारक R की सांद्रता में कमी, देखो अच्छे से बात लिखी हुई यहाँ पर, जैसे रिएक्शन आगे बढ़ेगी तो ये R क्या रिएक्टेंट और P क्या प्रोडक्ट, तो इसमें कमी होगी और इसमें क्या होगी, वृद्धि होगी, तो ये तो बढ़ेगा और ये घटेगा। तो यहाँ पर क्या लिखे, इस अभिक्रिया में R अभिकारक अणु और P उत्पाद है, इसलिए अभिक्रिया का वेग दो प्रकार से होता है। अभिकारक वेयर द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स डिक्रीजेस, अभिकारक R की सांद्रता में कमी होने पर, ठीक है, और अभिक्रिया का वेग R की सांद्रता में कमी बटा समय अंतराल। याद रखना, वेलोसिटी ऑफ द रिएक्शन डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट यानी R पुट बाय डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल। यहां पर वेयर द कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट P इज इंक्रीज, उत्पाद P की सांद्रता में क्या होती है, वृद्धि होती है। जब वृद्धि होगी तो आप क्या लिख सकते हो, तो अभिकारक का वेग P की सांद्रता में वृद्धि बटा समय अंतराल, वेलोसिटी ऑफ द रिएक्शन इंक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ P डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल। अब यूनिट अभिक्रिया की दर या अभिक्रिया का वेग क्या होता है, तो इफ द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इज एक्सप्रेस ऑफ मोल पर लीटर, ध्यान रखना इसकी यूनिट क्या है, इसकी यूनिट क्या है, मोल पर लीटर है, देन द यूनिट ऑफ द रेट ऑफ रिएक्शन इज मोल पर लीटर हो जाएगी। द रेट ऑफ द रिएक्शन डिक्रीज विद इंक्रीज इन टाइम, जैसे समय आगे बढ़ेगा तो रिएक्शन की रेट क्या होगी, बढ़ती जाएगी। आगे देखो, यहां पर क्या लिखा हिंदी में, यदि अभिकारक तथा उत्पाद की सांद्रता मोल प्रति लीटर में व्यक्त की जाए तब अभिकारक की दर इकाई यानी उसकी यूनिट जो रहेगी वो क्या हो जाएगी, मोल पर लीटर हो जाएगी। और अभिक्रिया की दर समय वृद्धि के साथ में घटती जाती है, ये जरूर याद रखना। और यदि यही रिएक्शन गैसियस मीडियम में है, गैस अवस्था में है, तो यहां पर आपको इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, याद रखना atm पर सेकेंड, वायुमंडली प्रति सेकंड हो जाती है। बात करते हैं अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक। फैक्टर अफेक्टिंग द वेलोसिटी ऑफ द रिएक्शन, कोई भी दो कारक आपको समझाना है तो उन कारकों की तरफ मैं आ जाऊं, फैक्टर्स की तरफ आ गया। पहला, कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, अभिकारकों की सांद्रता। द वेलोसिटी ऑफ द रिएक्शन डिक्रीज विद टाइम, अभिक्रिया का वेग समय के साथ घटता है। ध्यान रखना, समय के साथ जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ेगा ना तो रिएक्शन का रेट क्या होगा, डिक्रीज होता जाएगा। क्यों होता भैया, तो डिक्रीज होने का रेट है क्योंकि प्रोडक्ट बन रहा है, तो रिएक्टेंट क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, और एक समय बाद रिएक्शन स्टॉप भी तो होगी, रुकेगी तो सही। इनिशियली द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज मैक्सिमम, प्रारंभ में अभिकारकों की सांद्रता अधिक होती है। जैसे मैंने कहा कि मेरे पास पानी है और नमक है, तो पानी भी मेरे पास अच्छा खासा, नमक भी अच्छा खासा, नमक उठा के मैंने पानी में मिला दिया, तो फिर क्या होगा,
नमक और पानी आपस में मिल गए, मतलब कोई अलग प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। तो प्रारंभ में अभिकारक की सांद्रता मैक्सिमम होती है, रिएक्टेंट मैक्सिमम होता है, और सांद्रता परिवर्तन की दर भी अधिकतम होती है। शुरुआत में रेट भी उसकी ज्यादा होती है। तो इनिशियली द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज मैक्सिमम, हैज द रेट ऑफ द चेंज इन कंसंट्रेशन आल्सो मैक्सिमम। व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स डिक्रीजेस, अभिकारकों की सांद्रता के घटने पर अभिक्रिया का वेग भी घटने लगेगा। देखना, द वेलोसिटी ऑफ द रिएक्शन आल्सो स्टार्ट डिक्रीजेस। दूसरा फैक्टर टेम्परेचर। देखो अगला, यदि हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो जो मॉलिक्यूल आपस में क्या होंगे, टकराएंगे। तो ये तो लिखा हुआ है, देखो व्हेन द टेम्परेचर इज हाई, ताप के अधिक होने पर अभिकारकों के अणुओं में टक्कर होने की संभावना बढ़ जाती है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ द कोलिजन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ द रिएक्टेंट इज इंक्रीजेस। एज अ रिजल्ट, इसी के परिणाम स्वरूप द रेट ऑफ द रिएक्शन आल्सो इंक्रीजेस, और अभिक्रिया की दर भी बढ़ जाती है। जनरली एन इंक्रीज ऑफ 10 डिग्री सेंटीग्रेड, सामान्य ताप पर यह 10 डिग्री सेंटीग्रेड की वृद्धि इसमें हो जाती है, और कभी कभी रेट ऑफ रिएक्शन 2 से 3 गुना तक बढ़ जाती है। तीसरा फैक्टर दिया हुआ कैटलिस्ट, रासायनिक अभिक्रिया गति को प्रभावित करने वाला पदार्थ उत्प्रेरक कहलाता है। सब्सटेंस अफेक्टिंग द स्पीड ऑफ द केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड कैटलिस्ट। ठीक है ना, यह अभिक्रिया के वेग को बढ़ा भी सकता है और घटा भी सकता है। प्रेशर जो है स्पेशली गैसियस रिएक्शन पर अप्लाई होता है, गैस वाली जो रिएक्शन होती है उसका अप्लाई होता है। देखो लिखा हुआ, गैसीय अभिकारकों का दाब बढ़ने पर उत्पाद का आयतन कम हो जाता है, ड्यू टू विच द वेलोसिटी ऑफ द रिएक्शन इंक्रीजेस, वेयर इज द अपोजिट सिचुएशन द वेलोसिटी ऑफ द रिएक्शन डिक्रीजेस। जिसमें अभिक्रिया के वेग में वृद्धि हो जाती है, जबकि विपरीत परिस्थिति में अभिक्रिया का वेग में कमी हो जाती है। नेक्स्ट, सरफेस एरिया ऑफ द रिएक्टेंट, अभिक्रिया का पृष्ठीय क्षेत्रफल। बहुत अच्छा पॉइंट है। पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे, जैसे मैंने शुगर ली, शक्कर ले ली, तो शक्कर आप पानी में घोलोगे तो टाइम लगेगा, और यदि आपने शक्कर को पीस दिया, पाउडर बना दिया, तो उसको आप पानी में डिसॉल्व करोगे तो तुरंत डिसॉल्व हो जाएंगे। तो वही बात है। तो अभिकारकों का पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि शुगर के पाउडर का सरफेस एरिया ज्यादा होता है, तो अभिकारकों का पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक होने से अभिक्रिया का वेग भी अधिक हो जाएगा, बिकॉज द फिजिकल स्टेट ऑफ द रिएक्टेंट अफेक्टेड द हेटेरोजेनस रिएक्शन। ठीक है ना, तो सॉरी, इफ द सरफेस एरिया ऑफ द रिएक्टेंट इज मोर, देन द वेलोसिटी ऑफ द रिएक्शन इज आल्सो मोर, बिकॉज द फिजिकल स्टेट, क्योंकि अभिकारकों का पदार्थों की भौतिक अवस्था का प्रभाव विषमान की अभिक्रिया पर पड़ता है। With the heterogeneous reaction, for example, is powder burned faster than the pieces of wood. ठीक है ना, लकड़ी के टुकड़े की तुलना में उसका चूर्ण यानी उसका पाउडर तेजी से जल जाता है। अगला प्रश्न 2015 में क्या आया था, व्हाट इज द हाफ लाइफ पीरियड ऑफ द रिएक्शन, कैलकुलेट द हाफ लाइफ पीरियड ऑफ द फर्स्ट रिएक्शन। अभिक्रिया के अर्धायुकाल क्या होती है, प्रथम कोटि अभिक्रिया के अर्धायुकाल की गणना कीजिए। तो अर्धायुकाल क्या होगी भैया, उसके जीवन का आधा, जैसे हम कहते हैं मनुष्य की आयु कितनी है, तो 100 वर्ष, तो उसका आधी उम्र कितनी होगी, तो 50 वर्ष। तो यही बात हो रही है। तो द हाफ लाइफ पीरियड ऑफ द केमिकल रिएक्शन में बी डिफाइंड एज द टाइम टेकन फॉर द कंसंट्रेशन ऑफ गिवन रिएक्टेंट टू रीच 50% ऑफ इट्स इनिशियल कंसंट्रेशन। यानी रासायनिक अभिक्रिया के अर्धायुकाल को किसी दिए गए अभिकारक की सांद्रता को उसकी प्रारंभिक सांद्रता के 50% तक पहुंचाने में लगने वाले समय के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। That is the time taken for the reactant concentration of reach of half of its initial value. यानी अभिकारक की सांद्रता उसके प्रारंभिक मान से आधी तक पहुंचने में लगने वाला समय, इसे जनरली T1/2 से डिनोटेट किया जाता है। किससे डिनोटेट करते हैं, इसको सामान्यतः T1/2 से डिनोटेट किया जाता है, और आमतौर पर यह सेकंड में व्यक्त होता है, सेकंड में इसको डिनोटेट करते हैं। चलो हम हाफ लाइफ पीरियड की बात करते हैं। प्रथम कोटि अभिक्रिया का हाफ लाइफ पीरियड देखो, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का हाफ लाइफ पीरियड क्या होता है उसकी तरफ हम लोग आगे। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में बता रखा हमने। प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए K इक्वल टू क्या होता है 2.303/T log R0 डिवाइडेड बाय R। ठीक है, ये दिया हुआ दोनों तरफ। अब क्या होता है, if T इक्वल टू T1/2, T क्या है T1/2, तो R क्या हो जाएगा R0/2 हो जाएगा। यदि T1/2 है तो R0/2 हो जाएगा। क्लियर। और हम क्या बोल रहे हैं, आगे चलते हैं। और T1/2 है तो A1/2 भी हो सकता है। तो देखो हमने दो तरीके से इस डेरिवेशन को किया है। अब आप बोलोगे सर दो, देखो इस तरीके से फॉर्म के भी कर सकते हो, दोनों में से कोई एक है, ध्यान रखना और है, ये हमने और लगा रखा बीच में असंतुलन, कि आप या तो इस तरीके से कर सकते हो, इस तरीके से कर सकते हो। यदि इस तरीके से करना तो हम लोग क्या जानते हैं, तो K इक्वल टू 2.303 डिवाइडेड बाय T सर log A बाय A माइनस x होगा, ये लिख दिया हमने।
तो हम क्या बोल रहे हैं, टी कितना हो गया, तो सर T1/2 हो गया। तो सर x क्या है, तो x की जगह आप क्या रख दोगे, इसकी जगह आप A/2 रख दोगे। क्लियर है, जब आप A/2 रख दोगे तो ये कैंसिल आउट होगा, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, log2 हो जाएगी। इस पूरे की वैल्यू log2 हो गई। अब log2 हो गई तो log2 की वैल्यू क्या होती है, 0.3010। log2 की वैल्यू ये दे रखा 0.3010, इसका गुणा इसमें करोगे तो 0.693/k हो जाएगा। तो ये हाफ लाइफ पीरियड आपका निकल कर आ जाता है। तो विद्यार्थियों ये हमारी यात्रा यहाँ पर 2015 की पूरी होती है और अब हम चल रहे हैं 2016 की ओर। तो विद्यार्थियों हमारी यात्रा चालू होती है 2016 की, और 2016 की यात्रा का हमारा पहला प्रश्न जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, पहला प्रश्न 2016 में जो पूछा गया था वो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। और प्रश्न क्या है, राइट शॉर्ट नोट ऑन, संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। आपको किस किस पर शॉर्ट नोट लिखना था, तो पहला प्रश्न दिया था थ्रेशोल्ड एनर्जी यानी कि दहलीज ऊर्जा, और दूसरा प्रश्न दिया था एक्टिवेशन एनर्जी यानी कि सक्रियण ऊर्जा। और उसके और में प्रश्न पूछा गया था 2016 में कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, यानी अभिक्रिया की कोटि से आप क्या समझते हो। गिव 3 एग्जांपल ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, यानी प्रथम कोटि अभिक्रिया के 3 उदाहरण दीजिए। तो ऐसा कुछ प्रश्न पूछा गया था। अब हम इस प्रश्न के सॉल्यूशन को देखने वाले हैं 2016 की। विद्यार्थियों अब हम जब सॉल्यूशन की तरफ चल रहे हैं तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग थ्रेशोल्ड एनर्जी यानी कि दहलीज ऊर्जा। तो दहलीज ऊर्जा क्या होती है, तो आपको यहां पर दिखाई दे रहा है कि द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, द मिनिमम एनर्जी दैट द मॉलिक्यूल्स नीड टू हैव कंप्लीट अ रिएक्शन इज कॉल्ड द थ्रेशोल्ड एनर्जी। किसी अभिक्रिया को पूर्ण करने के लिए अणुओं, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, अणुओं के लिए जिस न्यूनतम ऊर्जा की, जिस कम से कम ऊर्जा की आपको आवश्यकता होती है, जो कम से कम एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, थ्रेशोल्ड एनर्जी यानी कि दहलीज ऊर्जा। मॉलिक्यूल whose kinetic energy equal to or greater than the threshold energy will react, जिन अणुओं की गतिज ऊर्जा दहलीज ऊर्जा के बराबर या उससे ज्यादा होती वही अभिक्रिया करते हैं। तो याद रखना कौन मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करते, तो वही मॉलिक्यूल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे यानी कि भाग लेंगे जिनकी एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी यानी कि दहलीज ऊर्जा से या तो उनके बराबर हो या उससे ज्यादा हो, तो ही वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आगे क्या दिया हुआ है, इसमें आगे दिया हुआ है कि थ्रेशोल्ड एनर्जी इज द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर द रिएक्शन टू ऑकर्स। दहलीज ऊर्जा किसी अभिक्रिया के लिए, अभिक्रिया के होने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा है। ध्यान रखना क्या कह रहे हैं हम लोग, किसी भी अभिक्रिया के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा जो होती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, दहलीज ऊर्जा कहते हैं। आगे देखते हैं, यहां पर पूरा चरण दर चरण उत्तर दिया हुआ है, कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप आंसर। पूरा चरण दर चरण उत्तर क्या है, तो देखो यहाँ चरण दर चरण यानी कि स्टेप बाय स्टेप हमने क्या बताया। पहली बात, ये पहली स्टेप दे रखी, इसको नोट डाउन कर लीजिए या तो आप, मैं थोड़ा सा बोर्ड से हट रहा हूं। पहला, थ्रेशोल्ड एनर्जी इज द मिनिमम काइनेटिक एनर्जी। थ्रेशोल्ड एनर्जी इज द मिनिमम काइनेटिक एनर्जी दैट द मॉलिक्यूल मस्ट हैव टू ब्रिंग अबाउट इफेक्टिव कोलिजन बिटवीन टू रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स considered as the sparks resulting in a chemical reaction between the two reactants। कहने का मतलब क्या है, तो यहां देखो लिखा हुआ है दहलीज ऊर्जा वह न्यूनतम गतिज ऊर्जा जो अणुओं में दो अभिकारक अणुओं के बीच प्रभावी टकराव लाने के लिए होना चाहिए। तो दहलीज ऊर्जा क्या होती है, जो दो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनमें क्या करती है, कोलिजन करती है, उनमें आपस में इफेक्टिव टकराने में उनको जो मदद करती है, कह सकते हैं हम लोग। आगे क्या दे रखा, जिन्हें हम गोले के रूप में मानते हैं, जो रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स है ना उसको हम हार्ड स्फीयर यानी एक कठोर गोला मानते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप दो अभिकारक के बीच में रासायनिक अभिक्रिया होती है। क्या होती है, केमिकल रिएक्शन होती है। तो पहला पॉइंट आप लोग नोट कर लेना, कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप, पूरा चरण दर चरण, हिंदी इंग्लिश दोनों में, जो भी मीडियम है आपका उसके अकॉर्डिंग इसको नोट डाउन कर लेना। आगे चलते हैं, सेकंड स्टेप क्या दे रही, सेकंड स्टेप दे रही 10 वी कैन राइट। इस प्रकार हम इसको लिख सकते हैं, कैसे लिखेंगे, थ्रेशोल्ड एनर्जी इक्वल टू एवरेज ऑफ इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिएक्टिंग प्लस एक्टिवेशन एनर्जी यानी ई। तो इसे किस प्रकार लिखा जा सकता है विद्यार्थियों, तो किस प्रकार लिख सकते हैं, लिखा हुआ है दहलीज ऊर्जा यानी कि थ्रेशोल्ड एनर्जी इक्वल टू एवरेज और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स।
यानी अभिकारकों की प्रारंभिक गतिज ऊर्जा का औसत प्लस, यानी धन का चिन्ह लगाना, सक्रियण ऊर्जा यानी कि EA मतलब एक्टिवेशन एनर्जी। सेकंड पॉइंट ये आप नोट डाउन कर लेना। अब हम चलते तीसरे पॉइंट की तरफ। तीसरा पॉइंट दिया हुआ है, इफ द रिएक्टेंट्स इन द इनिशियल स्टेट have sufficient energy of for collision, then threshold energy is equal to the activation energy EA। ध्यान रखना, यहां पर आप लिख लेना एक्टिवेशन एनर्जी EA ब्रैकेट में। तो क्या कह रहे हैं हम लोग, यदि प्रारंभिक अवस्था अभिक्रिया की शुरुआत में अभिकारकों में टकराव के लिए पर्याप्त ऊर्जा है तो उससे हम लोग थ्रेशोल्ड ऊर्जा सक्रिय ऊर्जा के बराबर हो जाती है। सक्रिय थ्रेशोल्ड ऊर्जा मतलब कि अभी हम जो बोल रहे हैं उसके बारे में बात हो रही है, थ्रेशोल्ड एनर्जी। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट, मॉलिक्यूल्स दैट हैव अ काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हायर देन द थ्रेशोल्ड एनर्जी विल रिएक्ट। जिन अणुओं की गतिज ऊर्जा दहलीज ऊर्जा के बराबर या उससे अधिक होती है वे अभिक्रिया करेंगे। ध्यान रखना, उनकी एनर्जी उससे ज्यादा होगी तो ही अभिक्रिया करेंगे या उसके बराबर होगी। तो ये आपको क्लियर हो गया। तो हमारा ये उत्तर था, आंसर था थ्रेशोल्ड एनर्जी यानी कि दहलीज ऊर्जा। ठीक, अगला प्रश्न क्या पूछा गया था, एक्टिवेशन एनर्जी क्या है? बहुत सरल सा प्रश्न है। एक्टिवेशन एनर्जी सक्रियण ऊर्जा। विद्यार्थियों, जैसे मैं भी आप लोगों के साथ में इस वीडियो के माध्यम से जुड़ा हूं, आपको शेयर कर रहा हूं, तो कुल मिलाकर मेरा सिर्फ काम को, आपका काम क्या है, हमारा दोनों के बीच रिलेशन क्या है? तो रिलेशन ये कि एक्टिवेट करने का रिलेशन है। किसका रिलेशन? एक्टिवेट करने का। क्यों? क्योंकि मैं पिछले 12 वर्षों के प्रश्नों के निचोड़ जो आए थे परीक्षा में उसके माध्यम से आपके साथ जुड़ा हूं, और यदि आप इन 12 वर्षों के प्रश्नों को हल करते तो डेफिनेटली आप सफल होंगे। तो मेरा काम क्या है? आपको एक्टिवेट करना। तो एक्टिवेशन एनर्जी यानी सक्रियण ऊर्जा के बारे में हम बात कर रहे हैं। सक्रियण ऊर्जा, द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर द रिएक्टेंट्स टू कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट इज कॉल्ड द एक्टिवेशन एनर्जी। बड़ी सरल सी परिभाषा, वह न्यूनतम ऊर्जा जो क्रियाकारक को उत्पाद में परिवर्तित होने के लिए आवश्यक होती है उस हम लोग क्या बोलेंगे? सक्रियण ऊर्जा कहते हैं। एक और डेफिनेशन दे रखी, देखो क्या दे रखा, द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर अ रिएक्शन टू स्टार्ट ओ कॉमन्स, वह न्यूनतम ऊर्जा जो किसी अभिक्रिया को प्रारंभ या शुरू करने के लिए आवश्यक होती है। आगे क्या दिया हुआ है, देखो यहां पर क्या दिया हुआ है, when the energy of the reactants is less than this activation energy the reaction does not start। जब क्रिया कारकों की ऊर्जा इस सक्रियण ऊर्जा से कम होती है तो अभिक्रिया शुरू नहीं होती है। अर्थात that is the molecules of the reactant do not start to turn into product, अर्थात क्रिया कारक के अणु उत्पाद में बदलना शुरू नहीं होते हैं। आगे चलते, बट वेन, लेकिन जब क्रिया कारक के कणों की ऊर्जा, बट वेन द एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट पार्टिकल्स इक्वल टू और मोर देन द एक्टिवेशन एनर्जी, जब क्रिया कारक के कणों की ऊर्जा सक्रियण ऊर्जा के बराबर या उससे अधिक होती है तो क्रिया कारक के अणु क्रिया फल में बदलना शुरू हो जाते हैं। तो द मॉलिक्यूल ऑफ रिएक्टेंट स्टार्टेड इनटू टर्न इनटू प्रोडक्ट, दैट इज द रिएक्शन स्टार्ट टू टेक्स प्लेस, अर्थात अभिक्रिया वहां पर संपन्न हो जाती है। सक्रियण आगे दिया हुआ, एक्टिवेशन एनर्जी वाज फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाय, याद रखना, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे से लाइन हमने ऐड करी है इसके अंदर। एक्टिवेशन एनर्जी वाज फर्स्ट स्टार्टेड बाय 70 साइंटिस्ट स्वेट्स अरेनियस इन 1889। सक्रियण ऊर्जा के बारे में सबसे पहले स्वीडिश वैज्ञानिक श्वेंतेक अरेनियस ने सन 1889 में बताया था। क्या बताया था उसके तरफ मैं ले चलता हूं आपको, नोट कर लेना इसको। किसने बात करी थी एक्टिवेशन एनर्जी की? हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में दे रखा है, नोट कर लो आप, फटाफट नोट कर लो। चलते हैं आगे, देखो यहां क्या, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट द रिएक्टेंट हैज सो दैट इट टेक्स पार्ट इन द रिएक्शन and the molecule of the reactant start to turn into product or the minimum energy required for the chemical reaction to begin। इनके अनुसार ऊर्जा की वह न्यूनतम मात्रा जो क्रिया कारक के पास होने से वह अभिकारक में भाग लेता है और क्रिया कारक के अणु क्रिया फल में बदलना शुरू हो जाते हैं, या वह न्यूनतम ऊर्जा जो किसी रासायनिक अभिक्रिया को शुरू होने के लिए आवश्यक होती है। जैसे मुझे पढ़ने के लिए सबसे पहले किसकी आवश्यकता होती है? तो भैया मुझे खुद को अपने आप को एक्टिवेट होना पड़ेगा।
आप जब वीडियो देख रहे हो तो आपको खुद को अपने आप को एक्टिवेट होना पड़ेगा। जब तक आप एक्टिवेट नहीं हो जाओ तो आप पढ़ाई नहीं कर सकते। तो इसी प्रकार रिएक्टेंट जो होता है क्रियाकारक तब तक उत्पाद नहीं बना सकता है जब तक वह खुद एक्टिव नहीं हो। आगे क्या दिया हुआ, एक्टिवेशन एनर्जी इज एक्सप्रेस्ड बाय ईए। इसको किससे एक्सप्रेस किया जाता है, तो याद रखना इसको ईए से एक्सप्रेस किया, सेकंड ऊर्जा को हमेशा ईए के द्वारा व्यक्त किया जाता है। इट इज मेजर्ड बाय किलोजूल पर मोल। इसकी यूनिट क्या होती है, किलोजूल पर मोल होती है। इट इज आल्सो कॉल्ड यूनिट ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी, और इसी हम एक्टिवेशन एनर्जी सेकंड ऊर्जा की इकाई कहते हैं। आगे क्या हुआ, therefore energies particle must have minimum energy to participate in the reaction. This energy can be in the form of kinetic or potential energy. अतः प्रत्येक कण किसी अभिक्रिया में भाग लेने के लिए न्यूनतम ऊर्जा रखना आवश्यक है। यह ऊर्जा गतिज या स्थितिज ऊर्जा के रूप में हो सकती है। आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ, अकॉर्डिंग टू अरेनियस के अनुसार नॉट ऑल मॉलिक्यूल और पार्टिकल पार्टिसिपेट इन द केमिकल रिएक्शन। किसी रासायनिक अभिक्रिया में सभी अणु या कण भाग नहीं लेते हैं, केवल वे ही कण भाग लेते हैं जिनकी ऊर्जा सक्रियण ऊर्जा के बराबर या उससे अधिक है। कितनी शानदार लाइन है, ध्यान रखना। मतलब यहां पर देखो आप लोग इस ग्राफ में आपको पूरी चीजें क्लियर हो जाएगी, पूरा मामला आपको समझ में आ जाएगा। ग्राफ में क्या बताया गया, थोड़ा सा ग्राफ हो सकता है आपको व्हाइट बैकग्राउंड है, थोड़ा सा ब्लर दिखाई दे रहा होगा, तो उसको मैं थोड़ा सा यहाँ पे क्लियर कर लेता हूँ। देखो ग्राफ में क्या है, ये जो ग्राफ है यहां पर हम कुछ इस तरीके से प्लॉट कर रहे हैं, ध्यान रखना। ये जो एरिया है ये एक्टिवेशन एनर्जी यानी ईए को बताता है, ध्यान रखना। और ये जो लाइन है ये प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन को बताती है। किसको बताती है, प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन को बताती है, मतलब अभिक्रिया की गति को बताती है। ध्यान रखना, किसको बताती है, अभिक्रिया की गति को बताती है। क्लियर है, इसको थोड़ा सा अभिक्रिया की गति को बताती है। किसको बता रही है, यह अभिक्रिया की गति को बताती है। चलो अब हम देखते हैं, यहां पर आपके पास में क्या है, रिएक्टेंट है। क्या है, रिएक्टेंट। रिएक्टेंट मतलब अभिकारक, ध्यान रखना। और यहां पे आपका है प्रोडक्ट यानी कि उत्पाद। अब यहां से ग्राफ स्टार्ट हुआ चलना और यहां तक जाता है, तो आपको इस एनर्जी बैरियर को क्रॉस करना होगा। ये जो एनर्जी बैरियर कब क्रॉस होगा, तो ये रिएक्टेंट मॉलिक्यूल और इसके बीच में आपको जो लाइन दिखाई दे रही है इसको हम बोलेंगे एक्टिवेशन एनर्जी। जब तक मॉलिक्यूल इस एनर्जी बैरियर को क्रॉस नहीं करेगा वह उत्पाद में परिवर्तित नहीं होगा। तो कहने का मतलब क्या है कि किसी भी रिएक्टेंट अथवा अभिकारक को वह मिनिमम एनर्जी व न्यूनतम ऊर्जा जिसे हम देते हैं, जिसके कारण वह उत्पाद में परिवर्तित हो सके, प्रोडक्ट बना सके, उसी को हम लोग एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। आपको क्लियर हो गया होगा। चलो आगे चलते हैं। इसके और में बहुत अच्छा सा प्रश्न था, 2016 की बात हो रही है, हमारी यात्रा 2016 में चल रही। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, गिव 3 एग्जांपल्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अभिक्रिया की कोटि से आप क्या समझते हो, प्रतिकोटि अभिक्रिया के 3 उदाहरण दीजिए। तो देखो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या होती है, ये आप अच्छे से जानते हो, स्क्रीन पर दिया हुआ है, थोड़ा सा स्क्रीन से हट गया हूं, आपको यहां से क्लियर हो जाएगा। द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट इन द केमिकल रिएक्शन हुज कंसंट्रेशन चेंज ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अणुओं की वह संख्या जिनकी सांद्रता रासायनिक अभिक्रिया के दौरान परिवर्तित होती है उस हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन यानी अभिक्रिया की कोटि कहते हैं। अथवा द सम ऑफ पावर ऑफ द कंसंट्रेशन टर्म ऑफ द रिएक्टेंट्स contained in the Rat law of the chemical reaction is called the order of the reaction। किसी रासायनिक अभिक्रिया के वेग नियम में निहित अभिकारकों के सांद्रता पदों की घातों का योग उसे अभिक्रिया की कोटि कहता है। देखो ये क्या अभिक्रिया की कोटि, ये हमारा आंसर हो गया। जैसे एक जनरल रिएक्शन लिखी हुई है, क्या रिएक्शन है, आपके पास में यहां पर रिएक्टेंट है, जैसे रिएक्टेंट ए प्लस बी कन्वर्ट हुआ सी प्लस डी में, तो ए और बी जो स्मॉल ए और स्मॉल बी और स्मॉल सी और स्मॉल डी के नंबर ऑफ रिएक्टेंट है।
तो आप क्या लिख सकते हो, अकॉर्डिंग टू रेट लॉ और वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू क्या लिखेंगे, a की पावर a और b की पावर b। तो वेग नियम से क्या हो जाएगा, इस तरीके से हम लिखते हैं a की पावर a और b की पावर b, तो क्या हो जाएगा वेलोसिटी, तो यहां पर इस तरीके से हमने ये प्रोपोर्शनली साइन हटाया तो क्या आ जाएगा k, और यहां पर ये प्रोपोर्शनली साइन हटाया तो क्या आ जाएगा। विद्यार्थी मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में लिखा है, इसलिए आप जो भी लैंग्वेज उसके अकॉर्डिंग आप एडजस्ट कर लेना। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगी, x प्लस वाई, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन x प्लस वाई, तो यहां पर क्या हो गया ऑर्डर ऑफ रिएक्शन a प्लस b, क्या हो जाएगा a प्लस b आपकी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगी। तो इन दिस रेट लॉ the term is represented order of the reaction with respect to reactant A and B। तो इस वेग नियम से पद A अभिकारक A के सापेक्ष अभिक्रिया की कोटि तथा B अभिकारक B के सापेक्ष अभिक्रिया की कोटि को व्यक्त करता है। अब हम उदाहरण की तरफ आ गए, देखो एग्जांपल्स। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का एग्जांपल पहला, डीकंपोजिशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड, हाइड्रोजन पेरोक्साइड का विघटन। एक रिएक्शन आपको दे रखी है, बोर्ड पे दिखाई दे रही है, H2O2 दिया, तो आपने इसका डीकंपोजिशन किया, H2O + 1/2 O2 में किया, तो आप क्या लिख सकते हो, वेलोसिटी यानी कि वेग क्या हो जाएगा, K = H2O2 की पावर 1, तो अभिक्रिया की कोटि यानी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगी आपकी 1 हो जाएगी। दूसरी रिएक्शन आपको क्या दिखाई दे रही, डीकंपोजिशन ऑफ नाइट्रोजन पेरोक्साइड, नाइट्रोजन पेंटॉक्साइड का विघटन। तो N2O5 लिया, तो N2O5 में 2NO2 + 1/2 O2, इसकी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी 1 हो जाएगी। और इसी प्रकार डिसोसिएशन ऑफ अमोनियम नाइट्रेट NH4NO2, ठीक, तो ये भी इसकी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी हो जाएगी। तो तीनों आप एग्जांपल नोट डाउन कर लेना। अब हमारी यात्रा आगे 2017 में। 2017 का पहला प्रश्न क्या है, रासायनिक अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने वाले कोई भी 4 कारकों का वर्णन कीजिए, है ना। उसके बाद में और नेक्स्ट उसके और में क्या दिया हुआ, व्हाट इज द हाफ लाइफ पीरियड ऑफ रिएक्शन, कैलकुलेट हाफ लाइफ पीरियड ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो विद्यार्थी ये पूरा प्रश्न देखो हमने क्या लिखा है यहाँ पर, ये 2017 का जो पूरा एरिया है, ये 2015 में जो भी हमने सॉल्व किए थे ना, वहां पर जो पूछा गया था सेम टू सेम वो केवल प्रश्न रिपीट कर दिए। तो 2017 में और 2015 में सेम टू सेम प्रश्न आए थे, याद रख लेना। तो हमने वहां पढ़ लिया, तो इसमें डिस्कस करने की आवश्यकता नहीं है। अब हम 2018 में आ गए, तो देखो 2018 में क्या आया था, तो 2018 में जो 2017 में पूछा, सॉरी 2014 में जो पूछा गया था ना, वही किसके बराबर है, तो वही किसके बराबर है, तो यहां पर वह 2018 में भी सेम टू सेम क्वेश्चन आ गए। देखो आणविकता और अभिक्रिया की दर में भी अंतर लिखिए, यानी कि राइट द डिफरेंस बिटवीन मॉलिक्यूल इन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। और दूसरा दर स्थिरांक और अभिक्रिया की दर के बीच में अंतर लिखिए, राइट द डिफरेंस बिटवीन द रेट कांस्टेंट एंड रेट ऑफ रिएक्शन। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जहां पर 2018 में आपको जो दो प्रश्न दिखाई दे रहे हैं, ये दोनों प्रश्न ये 2014 में आ चुके हैं। आगे चलते हैं, आप चाहे आपके कॉपी में या जो भी आप वहां नोट डाउन कर लो। 2019 की यात्रा हमारी अब आ गई है, ठीक है। 2019 में क्या प्रश्न आया था, फाइंड द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन बाय देयर रेट एक्सप्रेशन। निम्नलिखित अभिक्रिया के वेग स्थिरांक से इनके अभिक्रिया कोटि तथा वेग स्थिरांकों की इकाई ज्ञात कीजिए। तो आपको एक प्रश्न दिखाई दे रहा है, आपको इनके यूनिट्स बताना है, क्या बतानी है, यूनिट बताना है और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बताना है, यानी अभिक्रिया की कोटि भी बताना है आपको और उनका वेग स्थिरांक भी बताना है, दो चीजें बतानी है यहाँ पर, है ना। तो हमने क्या करे, यहां पर आपको बताना है क्या, रेट एक्सप्रेशन बताना है और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन यानी उसकी यूनिट बताना है। ये भी देख लेते हैं हम। इसके और में क्या प्रश्न आया था, और में प्रश्न आया था, प्रूव दैट द हाफ लाइफ पीरियड ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन डज नॉट डिपेंड ऑन द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। सिद्ध कीजिए कि प्रथम कोटि अभिक्रिया के अर्धकायुकाल अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है। तो विद्यार्थी दोनों प्रश्न कब आए थे, 2019 के प्रश्न थे। एक तो ये दिखाई दे रहा आपको और एक ये दिखाई दे रहा। इन दोनों के सॉल्यूशन को अब हम 1 बाय 1 देखेंगे। तो पहला सॉल्यूशन हम देखने जा रहे हैं यहाँ पर, फाइंड द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड द यूनिट ऑफ द रेट कांस्टेंट फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। निम्नलिखित अभिक्रिया का वेग स्थिरांक से इनकी अभिक्रिया की कोटि तथा वेग स्थिरांक की इकाई याद करना। देखो ये 4 रिएक्शन आपको दिखाई दे रही है, कितनी दिखाई दे रही है, 4 रिएक्शन। अब चारों रिएक्शन के बारे में फटाफट आपको मैं बता देता हूं। यहां पर देखो सबसे पहले क्या दिया हुआ उसकी तरफ मैं आपको ले सकता हूं। पहले रिएक्शन क्या है, जरा देखो 3NO क्या दिया, 3NO। क्वेश्चन देखो इधर, यहां देखना भी यहां से क्लियर है। यहां दिया है 3NO, तो यहां पर पावर दे रखी है 2, यहां नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितना है 3, यहां पावर दे रखी है 2। यहां पर देखना नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इसका 1, इसका 3, इसका 2, और यहां पर वेलोसिटी सिर्फ H2O2 और I के ऊपर डिपेंड करती है, मतलब हाइड्रोजन के ऊपर रिएक्शन डिपेंड नहीं करती।
यहां पर दिया CH3CHO और यहां पर क्या बता दिया, उसकी पावर 3/2। यहां पर दिया C2H5Cl और यहां उसकी पावर कुछ नहीं, मतलब कि 1। चलते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ। यहां देखिए ये प्रश्न आपको दिखाई दे रहा, ये हमारा प्रश्न हो गया पूरा जो मैं आपको ऊपर बता रहा था। अब इसका सॉल्यूशन में 1 बाय 1 देखने चलता हूं। चलो, पहला, अभिक्रिया की दर में सभी अभिकारकों की सांद्रताओं के घातों का योग होती है। देखना, यह आपको याद रखना पड़ेगा, नोट डाउन कर लीजिएगा। ऑर्डर इज द सम ऑफ ऑल पावर ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्शन इज रेट लॉ एक्सप्रेशन। यानी अभिक्रिया की दर में क्या होता है कि अभिकारक की सांद्रता उसके घातों का योग होती है, मतलब उसकी जो पावर्स होती है ना उनको हम ऐड कर देंगे तो हमारा निकल के आ जाएगा। जैसे यहां पर देखो 3NO and 2O2, तो यहां पर रेट क्या लिखा, इसकी पावर क्या लिख दी, यहां पर 2 लिख दी, मतलब आपकी ऑर्डर क्या हो गई, तो आपकी अभिक्रिया की कोटि सेकंड ऑर्डर की रिएक्शन हो गई, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया हो गई। ध्यान रखना कौन सा ऑर्डर की रिएक्शन हो गई, सेकंड ऑर्डर का रिएक्शन हो गया। तो आपको यहां पर क्लियर हो गया। अब आप ध्यान रखना सेकंड ऑर्डर का यूनिट क्या होगा, बस सबसे बड़ी बात, सेकंड ऑर्डर का यूनिट क्या होगा। तो सेकंड ऑर्डर का यूनिट ये रहा, यहां पे लिख रखा मैंने। तो सेकंड ऑर्डर का यूनिट लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है कंसंट्रेशन इनवर्स टाइम इनवर्स। तो K की क्या हो सकती है, मोल इनवर्स लीटर सेकंड इनवर्स, ये आपका निकल कर आ गया। क्लियर। तो पहला वाला जो रिएक्शन था वो कौन सा ऑर्डर की थी, सेकंड ऑर्डर की, उसका यूनिट क्या है, तो सर उसका यूनिट मोल इनवर्स लीटर सेकंड इनवर्स हो जाएगा। चलो दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दूसरा ये रहा H2O2, दूसरा H2O2। अब देखो H2O2 3I ये दिया हुआ, पर रिएक्शन जो रेट है उसमें क्या दिया हुआ, रिएक्शन में लिखा हो, देखो आप यहाँ पे दो रिएक्टेंट लिखे हुए, मतलब इसकी पावर भी 1 इसकी पावर भी 1, तो आप क्या लिखोगे 1 + 1 तो क्या हो गया 2। कौन सा ऑर्डर की रिएक्शन होगी, सेकंड ऑर्डर। अब सेकंड ऑर्डर की रिएक्शन के लिए आप क्या लिखोगे, तो सर वही मोल इनवर्स लीटर सेकंड इनवर्स, ये यूनिट होगी, तो सेकंड का आंसर भी हो गया। देखो क्या लिखना, सिर्फ आपको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन सेकंड लिखना है और आपको सिर्फ उसकी यूनिट बताना है, सिर्फ इतना सा लिखना है, सेकंड भी सॉल्व हो गया। यहां मैंने इसके लिए बहुत सारा कंटेंट लिखा हुआ है सिस्टमेटिक, आप चाहे तो उसको नोट डाउन कर लेना, पर मैं आपको शॉर्ट बता रहा हूं। CH3CHO इधर देखिएगा। अब CH3CHO थर्ड रिएक्शन, तो CH3CHO ये लिखा हुआ, इस रिएक्शन के बारे में बात करें तो यहां पर जो रिएक्टेंट है हमारा उसका पावर क्या दिया हुआ 3/2, तो आप क्या लिख दोगे, सर इसकी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, अभिक्रिया की कोटि क्या हो गई 3/2 होगी, तो द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज 3/2। अब हम आते हैं इसकी यूनिट की तरफ, तो देखो यूनिट क्या होगी, तो यूनिट हमारी हो जाएगी कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय टाइम। तो कंसंट्रेशन की पावर क्या हो जाएगी 3/2, यहां देखो यहां बताया तो मैं, कंसंट्रेशन की पावर क्या हो जाएगी 3/2। जब कंसंट्रेशन की पावर 3/2 हो गई, मतलब कि यहां पर कंसंट्रेशन की पावर 1/2 होगी, क्या होगी 1/2 होगी। तो आप जब इसकी यूनिट लिखोगे तो क्या लिखोगे, तो सर इसकी यूनिट ये रही, नोट कर लो, मोल की पावर -1/2, लीटर की पावर 1/2 और सेकंड इनवर्स हो जाएगा। इसी तरीके से अब हम आगे अगली रिएक्शन फोर्थ रिएक्शन की तरफ, C2H5Cl की तरफ आ गए। अब यहां क्या हो गया, क्या लिखा है यहां पर, तो सर यहां कुछ नहीं लिखा, यहां पर सिर्फ इसकी पावर कुछ नहीं, मतलब 1 मान ले, तो इसकी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो गई 1 हो गई, तो सर इसकी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 1 होगी, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 1 की यूनिट क्या हो जाएगी सेकंड इनवर्स, क्या हो जाएगी सेकंड इनवर्स यूनिट हो जाएगी। बस इतना सा आपको लिखना है, ये आपके 4 नंबर पक्के। अब आगे चलते हैं। सिद्ध करें कि प्रथम कोटि अभिक्रिया की अर्धायु काल अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करती है। प्रूव दैट द हाफ लाइफ पीरियड ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन डज नॉट डिपेंड्स ऑन इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो देखो यहां पर क्या बात होती है उसकी तरफ से, अर्धायु काल वह समय जिसमें क्रिया कारक की सांद्रता उसकी प्रारंभिक सांद्रता की आधी रह जाती है, अथवा में क्या लिखा हुआ, अथवा वह समय जिसमें कोई क्रिया अर्ध पूर्ण होती है उसे उस क्रिया का अर्धायु काल कहते हैं। इसे T1/2 से प्रदर्शित करते हैं और इसका मात्रक हमेशा क्या होता है, समय होता है, समय का मात्रक होता है। हाफ लाइफ ऑफ द पीरियड, द टाइम इन विच कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट बिकम हाफ ऑफ इट्स इनिशियल कंसंट्रेशन और द टाइम इन विच द रिएक्शन इज हाफ कंप्लीटेड इज कॉल्ड द हाफ लाइफ पीरियड ऑफ दैट रिएक्शन। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय T1/2। किससे रिप्रेजेंट करते हैं इसको, T1/2 से रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखो हम आप लाइफ पीरियड की तरफ आ गए, क्या लिखा K = 2.303T log A/A-x। आपको क्लियर दिखाई दे रहा होगा, यहां पर दिख रहा है आपको log A/A-x। जब हम कह रहे हैं log A/A-x है तो अब क्या होगा, देखो
ये हमारा फर्स्ट ऑर्डर का है सिस्टम। अब हाफ लाइफ पीरियड में क्या होगा, तो हम क्या लिखेंगे सर, t इक्वल टू क्या लिखेंगे, t 1/2 और x क्या हो जाएगा, a/2 हो जाएगा। तो पुटिंग दिस वैल्यू इन अबव इक्वेशन वी गेट क्या हो जाएगा, इस t की जगह आपको रखना है t 1/2 और x की जगह क्या रखना है a/2। तो हमने यहाँ पर इस इक्वेशन में देखो रख दिया। अब जब रख दिया तो आप क्या लिखोगे सर, k इक्वल टू 2.30 t 1/2 लो, यहाँ क्या लिखोगे 2a/1 क्या हो जाएगा, 2a/1 हो जाएगा। और जब 1 से 1 कैंसिल होगा तो क्या आ जाएगा, log 2 आ जाएगा। log 2 का वैल्यू क्या है, ये दिया हुआ है 2.3010। जब इसको सॉल्व करोगे तो k इक्वल टू 2.303 इंटू 0.3010 t1/2। आंसर क्या निकल रहा है, k इक्वल टू 0.693 t1/2 और t1/2 क्या 0.693 बाय k, ये निकल कर आएगा। अब हमारा रिजल्ट इज निकल कर आता, देखो ये आपने नोट कर लिया, ठीक। अतः प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अर्धायुकाल अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है। So the half life period of the first order reaction does not depend on the initial concentration of the reactant. In a first order reaction, the half life period can be calculated from the rate constant and the rate constant can be calculated from the half life period. तो क्या लिखा, अतः प्रथम कोटि की अभिक्रिया, यहां पर लिखा हुआ है अतः प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अर्धायुकाल प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है। क्यों, क्योंकि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के अर्धायुकाल की गणना वेग स्थिरांक एवं वेग स्थिरांक की गणना अर्धायुकाल से की जा सकती है। क्लियर हो गया आपको। अब हम चलते हैं 2020 की यात्रा पर आगे। 2020 में क्या प्रश्न है, अभिक्रिया की अर्धायुकाल क्या होती है, बहुत बढ़िया सा प्रश्न है। अभिक्रिया की अर्धायुकाल क्या होती है, हाफ लाइफ ऑफ पीरियड क्या होती है। प्रथम कोटि की अभिक्रिया अर्धायुकाल की गणना करें तथा उसकी प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करती है। विद्यार्थियों ये का ही प्रश्न अभी देखो हमने यहाँ देखा, यह भी सॉल्व किया। क्या प्रश्न था, सिद्ध कीजिए प्रथम कोटि की अभिक्रिया अर्धायुकाल प्रारंभिक सांद्रता पर डिपेंड नहीं करता है। तो सेम टू सेम क्वेश्चन पूछा गया 2020 में। उसके और में क्या पूछा, प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए दर स्थिरांक के लिए व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए, 2020 के प्रश्न है। तो देखो हाफ लाइफ पीरियड क्या, तो हम लोग जानते हैं कि जहां पर रिएक्शन आपकी आधी पूरी हो जाती है, तो इसका डेरिवेशन यहाँ बता रखा मैंने, चाहे तो आप एक बार देख लेते हैं इस डेरिवेशन को, ठीक है। एक बार मैं आपको डेरिवेशन समझा देता हूँ। क्या लिखा, ये हमारा k इक्वल टू 2.303 t log a by माइनस x, ठीक है। आगे क्या करोगे, इस t को यहाँ ले गया और k को यहाँ लाया, एक्सचेंज कर दिया। भाई हमें क्या करना, t इक्वल टू t1/2 x इक्वल टू 1/2 लिख दिया, ये लिख दिया। जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर log 2 आ गया, log 2 की वैल्यू लिखेंगे तो ये निकल कर आ गया, और इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आंसर निकल कर आ गया। क्लियर हो गया। बात ऊपर जो कैलकुलेट किया वही है, कुछ नया नहीं है। बस उसके बाद ये आ जाएगी कि इसमें किसकी बात होती है, t1/2 और k की बात होती है, इसलिए कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करती है। इसके और में क्या पूछा गया, देखो प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक के लिए व्यंजक उत्पन्न कीजिए। इस डेरिवेशन को हमने हैंड रिटन किया हुआ और आपको क्लियर दिखाई दे रहा होगा। तो देखो यहां पर क्या, इंटीग्रेटेड फॉर्म ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, द रिएक्शन हुज रेट ऑफ द रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फर्स्ट पावर ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट आर कॉल्ड फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अभिक्रिया की दर क्रिया कारक की प्रथम घात के समानुपाती होती है, इसे हम लोग प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। कौन सी कोटि की, प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। फिर आगे क्या दिया हुआ, ए किस में कन्वर्ट हो गया, तो देखिए विद्यार्थियों यहाँ पर जो ए है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया। इसके डेरिवेशन की तरफ मैं आपको लिख देता हूँ। तो ए किस में कन्वर्ट हो गया, ए प्रोडक्ट में यहाँ पर कन्वर्ट हो जाता, ए कन्वर्ट टू प्रोडक्ट। अब देखो जब ए प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया तो क्या होगा, आप क्या लिख सकते हो कि रेट ऑफ रिएक्शन यानी अभिक्रिया की दर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, क्या लिखोगे यहाँ पर आप ए लिख दोगे। क्लियर है। माना कि एक सामान्य अभिक्रिया, लेट अस कंसीडर अ कॉमन रिएक्शन R2P, तो रेट इक्वल टू माइनस dr by dt इक्वल टू kr। सपोज वी स्टार्टेड विद द मोल पर लीटर ऑफ द रिएक्टेंट R। माना कि अभिक्रिया के प्रारंभ में क्रिया कारक R का a मोल प्रति लीटर है, शुरुआत हमने ऐसा मान लिया। तो क्या होगा, आफ्टर टाइम t, समय t के बाद में वो किस में कन्वर्ट हो गया, x मोल में कन्वर्ट हो गया। तो R हैव कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट और R प्रोडक्ट में बदल जाता है। तो समय t के पश्चात R का उत्पाद x मोल में परिवर्तित हो जाता है। देयरफॉर द कंसंट्रेशन ऑफ आफ्टर टाइम t इज a minus x मोल पर लीटर। समय t के पश्चात a का परिवर्तन a minus x मोल पर लीटर में परिवर्तित हो जाता है। तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन, चाहे तो आप वीडियो को रोककर इस पूरे डेरिवेशन को नोट डाउन भी कर सकते हैं।
तो क्या दिया हुआ रेट ऑफ रिएक्शन क्या प्रोपोर्शनली a माइनस एक्स, अभिक्रिया की दर क्या हो जाएगी a माइनस एक्स। तो इसको क्या लिख सकते हैं, देखो a माइनस एक्स को हम जानते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है यानी कि ये अभिक्रिया की दर क्या होती है dx by dt होती है, तो dx by dt प्रोपोर्शनल टू a माइनस एक्स है। आपने प्रोपोर्शनली साइड आया तो क्या लिख दिया, k लिख दिया यहाँ पर, तो वेयर k इज ए कांस्टेंट, यहाँ k क्या है, एक स्थिरांक है। इक्वेशन 2 इज डिफरेंशिएशन रेट ऑफ इक्वेशन, इक्वेशन 2 क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन है। समीकरण 2 अवकलन समीकरण कहलाती है, या अभिक्रिया की दर क्रिया कारक की सांद्रता के समानुपाती होती है। जरूर याद रखना ये यहां पर that the rate of reaction is directly proportional to the concentration of the reactant। ये लाइन किसके लिए आती है, ये प्रथम कोटि अभिक्रिया की लाइन, ध्यान रखना ये लाइन एमसीक्यू में आती है, यहां से लाइन ये वाली जो लाइन है, ठीक है ना, क्या है, the rate of the reaction is directly proportional to the concentration of the reactant, किसकी लाइन है, तो फर्स्ट ऑर्डर की लाइन है। अब इसके आगे चलोगे तो क्या लिखा, देखो dx by dt इक्वल टू k a माइनस एक्स। अब मैंने यहां पर क्या किया, बड़ा सरल सा मामला है, यहां पर मैंने क्या किया, इस a माइनस एक्स को तो यहां पर ले गया और इस dt को यहां पे लाया, तो देखो मैंने क्या लिया dx by a माइनस एक्स इक्वल टू k dt। अब समीकरण 3 हमारे पास है, इसका इंटीग्रेशन करना है, तो यहां पर मैंने इंटीग्रेशन मार दिया और यहां पर भी इंटीग्रेशन मार दिया, देखो इंटीग्रेशन मार रखा मैंने। जब इंटीग्रेशन मार, हम जानते हैं इंटीग्रेशन डिफरेंशियल एक दूसरे कैंसिल आउट करेंगे तो क्या आएगा, ln आ जाएगा, तो माइनस ln a माइनस एक्स इक्वल टू kt प्लस c हो जाएगा। इक्वेशन नंबर 4 आ गई। अब जब इक्वेशन नंबर 4 आई तो c यहां पर क्या, इंटीग्रेशन कांस्टेंट। इन द बिगिनिंग अभिक्रिया की शुरुआत में क्या था, जब रिएक्शन स्टार्ट हुई थी क्या लिखा था हम लोगों ने, हमने लिखा था कि t इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू भी क्या होगा, 0 होगा। पुट द वैल्यू ऑफ t एंड x इन इक्वेशन नंबर 4। अब समीकरण 4 में t और x का मान रखने पर, अब देखो समीकरण 4 में t और x का मान आपने क्या रखा, समीकरण 4 ये देखो यही इक्वेशन नंबर 4। अब आपने मान रख दी, वैल्यू रख दी, तो यहां समझाता हूं, देखो मैं आपको, इधर देखो ये हमारी इक्वेशन नंबर 4। अब क्या किया मैंने, क्या क्या रखना है मुझे, तो देखो हम क्या करें, t इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 0, कब, जब रिएक्शन शुरुआत में, इन द बिगिनिंग, शुरुआत की बात हो रही, तो मैंने यहां पर t की जगह क्या रख दिया, ये देखो kt आ रहा ना, ये देखो इधर रख, ये वाली इक्वेशन, माइनस ln a0 x0, तो ये 0 रख दिया, इक्वल टू k इंटू 0 की जगह t की जगह 0 रख दिया, तो मेरे पास नहीं इक्वेशन निकल गया कि माइनस ln इक्वल टू c। अब ये c और यहां पर भी क्या है c, इस c की जगह में क्या रखूं, माइनस ln बाय a, तो यहां पे रख रहा हूं, ये देखो माइनस ln a माइनस x माइनस ln a माइनस x, ये दिख रहा है दोनों, इक्वल टू kt माइनस माइनस किसकी वैल्यू रख दी मैंने, c की वैल्यू उठा के रख दी। आ रहा समझ में आपको। अब आगे क्या होगा, देखो जब इसको मैं आगे लेगा तो आप क्या लिखोगे, अब देखो यहां से मामला और सरल हो गया, ये kt हमने यहां लिख दिया, इक्वल टू ये ln आ गया, a बाय a माइनस एक्स आ गया, ये निकल कर आ गया, तो k इक्वल टू 1 बाय t ln a माइनस एक्स। चेंजिंग द नेचुरल लॉगरिथम इन ln टू बेस 10, यानी इस ln को हम क्या करेंगे, log बेस 10 में बदलेंगे। जब log बेस 10 में बदलेंगे तो आपके पास नई इक्वेशन क्या, k इक्वल टू 2.003 log बेस 10 a बाय a माइनस एक्स। समीकरण 6 को प्रथम कोटि की अभिक्रिया का समाकलित रूप कहते हैं। इक्वेशन 6 इज कॉल्ड द इंटीग्रेटेड फॉर्म ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अब आगे चलते हैं, यहां तक आपको पूरा हो गया और हमारी 2020 की यात्रा भी हो गई। अब हम इंटर करके 2021 में 2021 में पहला प्रश्न आपको दिखा है, दर स्थिरांक और अभिक्रिया की दर के बीच में अंतर लिखिए। ये प्रश्न आपने ऊपर भी देख चुके, पहले आ चुका है, हम इसका सॉल्यूशन देख चुके हैं, तो यहाँ बार बार इसको रिपीट करने की आवश्यकता नहीं है। मैं अगले प्रश्न की तरफ जा रहा हूँ। इसके और में जो प्रश्न है, हाफ लाइफ पीरियड ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 15 मिनट। देखो ये क्या कह रहा है कि किसी प्रथम कोटि अभिक्रिया का अर्धायुकाल कितना है, 15 मिनट है। कैलकुलेट द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द कंप्लीशन ऑफ 90% ऑफ रिएक्शन, मतलब 90% अभिक्रिया को पूरी होने में कितना समय लगेगा। तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अर्धायुकाल 15 मिनट है, 90% की अभिक्रिया पूर्ण होने में लगने वाले समय की गणना कीजिए। तो देखो क्या दिया, हाफ लाइफ पीरियड ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 15 मिनट, कैलकुलेट द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द कंप्लीशन 90 मिनट। अब ये देखो यहां पर आ रहा हूं मैं, ये पूरा सॉल्यूशन आपको जो दिखाई दे रहा है यहां पर क्लियर है, क्या मैं समझाता हूं। यहां पर दिया हुआ t1/2, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ t1/2, क्वेश्चन में दिया हुआ t1/2। यहां थोड़ा सा बोर्ड को नीचे करता हूं, ये देखो ये देखिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ, क्वेश्चन में t1/2 दिया हुआ है ना, तो t1/2 क्वेश्चन में दिया हुआ है कितना, 15 मिनट।
अब हम लोग क्या जानते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन से, K इक्वल टू क्या जानते हैं 0.693 डिवाइडेड बाय T1/2 जानते हैं, बिल्कुल आप अच्छे से जानते हो। तो हम क्या लिख सकते हैं, यहां पर मैं लिख सकता हूं कि K इक्वल टू 0.693 डिवाइडेड बाय 15 मिनट, ऐसा लिख सकते हैं। तो ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट बन के तैयार हो गई। फिर आता है फर्स्ट ऑर्डर का इंटीग्रेटेड फॉर्म, तो हमने लिखा K इक्वल टू 2.303 डिवाइडेड बाय T log A बाय A माइनस एक्स। ये आप जानते हो सेकंड इक्वेशन, इंटीग्रेटेड फॉर्म है ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का, क्लियर है। अब 90% पूर्ण होने में लिखा हुआ देखो 90% पूर्ण होने में क्या लिखोगे, तो 100% माइनस 90% कितना बचेगा 10%। तो x आपके पास कितना आ गया 10%, तो 10% को आप क्या लिख सकते हो 1/10 लिख सकते हो आप। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 ये आपके पास दो इक्वेशन आई, दोनों की मदद लेते हैं। चलो ये दोनों की मदद ले लेते हैं। अब जब आप इन दोनों इक्वेशन की मदद लोगे तो आप क्या लिख सकते हो, तो हम यहां पर लिखेंगे अब देखो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 ये देखिएगा, तो 0.693 डिवाइडेड बाय 15 इक्वल टू 2.303 log A बाय A माइनस A बाय 10, यहां लिखा हुआ A बाय 10, ठीक। अब वापस क्या कर रहे हैं, log A बाय A 10 हो जाएगा, ठीक। A बाय 10 की जगह A बाय 10 हो गया। 0.69315 इक्वल टू 2.303 log 10 आ गया। अब हम लोग जानते हैं कि log 10 का वैल्यू कितना होता है, तो log 10 इक्वल टू 1 होता है, बिल्कुल। तो 0.69315 इक्वल टू 2.303 इंटू 1, तो t इक्वल टू क्या आ जाएगा 0.303 इंटू 15 डिवाइडेड बाय 0.693 इंटू 1, तो t इक्वल टू क्या आ गया आंसर 49.8 मिनट निकल कर आ गया। तो यह आपका सॉल्यूशन हो गया, है सरल सा, ठीक। इसको आप थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूं, आप चाहे तो देख लीजिएगा, आपको क्लियर दिखाई दे रहा अब तो। चलें आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 2022 शून्य कोटि अभिक्रिया उदाहरण से समझाइए, एक्सप्लेन जीरो ऑर्डर रिएक्शन विद एग्जांपल्स। उसके और में क्या पूछा था, बड़ा सरल था, एक्सप्लेन शून्य ऑर्डर रिएक्शन विद एग्जांपल, शून्य कोटि की अभिक्रिया उदाहरण से समझाइए। तो शून्य कोटि अभिक्रिया उदाहरण से समझाना है तो क्या है, जिन अभिक्रियाओं की अभिक्रिया की कोटि शून्य होती है उसे शून्य कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। मतलब दे रिएक्शन इन विच ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जीरो, इट इज कॉल्ड जीरो ऑर्डर रिएक्शन। शून्य कोटि अभिक्रिया में अभिकारकों की सांद्रता समय के साथ परिवर्तित नहीं होती है और सांद्रता दर स्थिर रहती है। In zero order reaction, the concentration of reactant does not change with time and the concentration rate remaining constant. शून्य कोटि की अभिक्रिया की दर हमेशा विशिष्ट अभिक्रिया की दर स्थिरांक के बराबर होती है। The rate of the zero order reaction is always equal to the rate constant of typical reaction. आगे क्या दिया हुआ, शून्य कोटि अभिक्रिया की दर स्थिरांक की इकाई मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स होती है, जरूर याद रखना इसको। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन की यूनिट क्या होगी, तो विद्यार्थियों यूनिट यहां पर हो जाती मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स हो जाएगी, याद रखना मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स इसकी यूनिट हो जाती है, याद रखिएगा। अब आगे चलते हैं, शून्य कोटि अभिक्रिया का सूत्र फार्मूला K इक्वल टू 1/2, ये फार्मूला मैंने बता रखा है, फार्मूला नोट कर लेना, ये फार्मूला होता है, ठीक है। अब आगे चलते हैं, आप अब आगे जीरो ऑर्डर रिएक्शंस के एग्जांपल बोर्ड पे दिखाई दे रहे हैं आपको, क्लियर है बिल्कुल नहीं है, थोड़ा सा मैं आपको जूम कर देता हूं, अब क्लियर हो गए होंगे, थोड़ा सा बोर्ड को नीचे कर देता हूं, अब समझ में आ जाएंगे, अब बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रहा हूं, नहीं दिख रहा तो मैं इसको अभी रीराइट कर देता हूं, यहां से आपको थोड़ा समझ में आ जाएगा। देखो क्या है, एग्जाम्पल की तरफ मैं आपको लाया हूं। सबसे पहला एग्जाम्पल जीरो ऑर्डर रिएक्शन का, आपको लेना है यहां पर H2 गैसियस स्टेट में और इसका रिएक्शन करवाना है किसके साथ में, क्लोरीन के साथ में गैसियस स्टेट में, और ये HNO यानी किसी कैटलिस्ट के प्रेजेंस में, और क्या बन जाएगा HCl बन जाएगा गैस। अगला यहां पर लिया हुआ 2N2 कौन से स्टेट में, गैसियस स्टेट में,
ये रिएक्शन होगी यहाँ पर हॉट प्लेटिनम की प्रेजेंस में, हाई टेम्परेचर पर 2N2 प्लस O2 बन जाएगा। अगला अमोनिया लेना है, मोलिब्डेनम और टंगस्टन लेना है, हाई प्रेशर पे लेना, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का फॉर्मेशन हो जाएगा। यहाँ पर आपको 2HI लेना है, आयोडीन लेना है, गोल्ड लेना है, गोल्ड की प्रेजेंस में होगा और H2 प्लस I2 हो जाएगा। तो ये आपको जीरो ऑर्डर रिएक्शंस के एग्जांपल आपको नोट डाउन कर लेना। ठीक, जूम आउट कर रहा हूं वापस में। चलते हैं अगला प्रश्न, एक्सप्लेन सूडो ऑर्डर रिएक्शंस विद एग्जांपल्स। छद्म कोटि अभिक्रिया उदाहरण से समझाए। छद्म कोटि, देखो नाम से समझना, छद्म धोखा, छद्म धोखा, सूडो झूठा। क्या होगा? छद्म कोटि की अभिक्रिया का मतलब है कि कोई अभिक्रिया द्वितीय कोटि की तरह दिखती है लेकिन वास्तव में वो प्रथम कोटि की होती है। इस तरह की अभिक्रियाओं में दो अभिकारक होते हैं लेकिन अभिक्रिया की दर सिर्फ और सिर्फ एक ही अभिकारक पर डिपेंड करती है, उसे हम लोग छद्म कोटि की अभिक्रिया। अ सूडो ऑर्डर रिएक्शन means that a reaction looks like a second order reaction but is actually as a first order reaction. In this type of reaction there are two reactants but the rate of reaction depend on the concentration of only one reactant. छद्म कोटि की अभिक्रिया का उदाहरण है एस्टर एथिल एसीटेट का अम्लीय हाइड्रोलिसिस होना, जैसे यहां पर दिया हुआ। देखो एसिड हाइड्रोलिसिस ऑफ मिथाइल एसीटेट, द रिएक्शन इज मिथाइल एसीटेट का एथिल हाइड्रोलिसिस अभिक्रिया। यहां देखो इस रिएक्शन में क्या हो रहा है, यहां पर ये देखो यहां पर आपके पास क्या है, CH3COOCH3 मेथिल एसीटेट है, इसका क्या किया, हाइड्रोलिसिस किया, क्या बना, CH3COOH प्लस CH3OH बन गया। आगे चलते हैं, वापस आपने क्या लिया, एथिल एसीटेट लिया, फिर हाइड्रोलिसिस किया तो क्या बन गया, ये बन गया। तो भैया विद्यार्थियों यहां पर रिएक्शन सिर्फ और सिर्फ इसके ऊपर डिपेंड करती है, इस वाटर के ऊपर डिपेंड नहीं करती है। इससे दिखने में आपको क्या दिखाई दे रही, सेकंड ऑर्डर, होती क्या है फर्स्ट ऑर्डर, क्या कहेंगे सूडो ऑर्डर छद्म कोटि की। एक और देख लो, सुक्रोज का हाइड्रोलिसिस किया, ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज बन जाएगा, ठीक है, इसके हम छद्म कोटि की अभिक्रिया कह देंगे। तो छद्म एक अणु अभिक्रिया में भी अभिक्रिया की दर सिर्फ केवल एक अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर करती है। इन द सूडो ऑर्डर रिएक्शन क्या लिखा हम लोगों ने, द रेट ऑफ द रिएक्शन आल्सो डिपेंड ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ ओनली वन रिएक्टेंट। इन अभिक्रिया में दूसरा अभिकारक ज्यादा मात्रा में होता है इसलिए इसका मान स्थिर माना जाता है। जैसे हमने वाटर लिया तो वाटर क्या हो गया यहाँ पर कांस्टेंट हो जाएगा। इन दिस रिएक्शन द सेकंड रिएक्शन इज लार्ज क्वांटिटी, दूसरा जो अभिकारक होता है ना वो ज्यादा क्वांटिटी में होता है, सो इट इज वैल्यू कैन बी कंसीडर्ड कांस्टेंट, इसलिए उसको नेग्लिजिबल मान लो या कांस्टेंट मान लो। इस वजह से इनका दर समीकरण सिर्फ एक अणु के ऊपर डिपेंड करती है। बिकॉज ऑफ दिस रेट ऑफ रिसेम्बल्स दैट इज अ मोनोएटॉमिक रिएक्शन। अभिक्रिया कोटि का मतलब प्रयोगों से मिलने वाले अभिक्रिया के वेग समीकरण में सांद्रता पदों की घातों का योग। The order of the reaction is the sum of the exponents of the concentration term in the rate equation of a reaction obtained from the experiment. अभिक्रिया की कोटि शून्य, प्रथम, द्वितीय, तृतीय भिन्नात्मक भी हो सकती है। The order of the reaction will be 0, first, second, third, etc. विद्यार्थियों यहाँ पर हमारी यात्रा 2023 में एंटर करती है और 2023 में क्या आता है हम देखते हैं। 2023 का पहला प्रश्न स्क्रीन पर दिखाई दे रहा, आणविकता और अभिक्रिया की दर में अंतर लिखिए। ये पहले भी 2 बार आ चुका है, हम लोग ऊपर पढ़ चुके हैं इसको वीडियो में, आगे वीडियो लेक्चर में। और इसके और में प्रश्न आया था दर स्थिरांक और अभिक्रिया की दर के बीच में अंतर लिखिए, तो वहां पर भी आप इसको पढ़ चुके हैं। ये दोनों प्रश्न जो 2023 के, इन दोनों प्रश्नों को आप डिस्कस कर चुके हैं। तो हम सीधी यात्रा ले चलते हैं यहाँ से 2024 की तरफ। 2024 पहला प्रश्न, राइट द डेफिनेशन ऑफ रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, रासायनिक अभिक्रिया की दर को परिभाषित कीजिए। उसके और में क्या प्रश्न आया था, और में प्रश्न पूछा था राइट द डेफिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलरिटी ऑफ केमिकल रिएक्शन, रासायनिक अभिक्रिया की आणविकता की परिभाषा लिखिए। ये प्रश्न 2 नंबर में पूछा गया था, तो पहले हम इसका आंसर देख लेते हैं, उसके बाद में फिर आगे जो ज्यादा नंबर में प्रश्न पूछा गया था उसके सॉल्यूशन को भी हम लोग देखते हैं। देखो क्या प्रश्न है, किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर, रासायनिक अभिक्रिया की दर के बारे में पूछा, राइट द डेफिनेशन ऑफ द रेट ऑफ द केमिकल रिएक्शन। किस रासायनिक अभिक्रिया की दर इकाई समय अंतराल में अभिकारक अथवा उत्पाद के सांद्रण में परिवर्तन के बराबर होती है। द रेट ऑफ द केमिकल रिएक्शन इज इक्वल टू द चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इन यूनिट टाइम इंटरवल। अर्थात अभिक्रिया की दर
दैट इज रिएक्शन रेट, अभिकारक या उत्पाद के सांद्रता में परिवर्तन बटा समय अंतराल, यानी चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल। अभिक्रिया की दर की इकाई सांद्रण की इकाई तथा समय की इकाई पर निर्भर करती है। यदि सांद्रण को मोल प्रति लीटर में तथा समय को सेकंड में व्यक्त किया जाए तो अभिक्रिया की दर इकाई मोल प्रति लीटर सेकंड में व्यक्त होगी। The unit of the reaction rate depend on the unit of concentration and unit of time. If the concentration is expressed in mole per liter and time in second, then the unit of reaction rate is mole per liter per second. यदि समय को मिनट में दर्शाया जाए तो अभिक्रिया दर की इकाई को मोल प्रति लीटर प्रति मिनट में दर्शाना होगा। If the time is expressed is minutes, then the unit of reaction rate will be mole per liter per minute. तो इसका फार्मूला क्या है? तो अभिक्रिया के लुप्त होने की दर, द रेट ऑफ द डिस्परेशन ऑफ द रिएक्शंस, डिसअपीयरेंस ऑफ द रिएक्टेंट्स क्या हो जाएगा? यहां पर देखो माइनस का साइन आ गया, क्या का साइन आ गया? माइनस का साइन आ गया, तो माइनस डेल रिएक्टेड बाय डेल टी माइनस डेल अभिकारक बाय डेल टी, यानी अभिकारक में चेंज आ रहा, डेल टी हो जाएगा। द रिएक्शन दिस इज नेगेटिव बिकॉज इट मेजर द रेट ऑफ द डिसअपीयरेंस ऑफ द रिएक्शन। यह ऋणात्मकता जो नेगेटिव साइन है, ये नेगेटिव साइन ये क्या दर्शाता है? अभिकारकों के लुप्त होने की दर को बताता है। अब आगे चलते हैं। द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द प्रोडक्ट, उत्पादों के निर्माण की दर क्या हो जाएगा? वहां पर आपके लिख दोगे प्लस साइन आ जाएगा, क्या आ जाएगा? प्लस साइन आ जाएगा। और यहां पर प्लस साइन किसको बता रहा? ये प्रोडक्ट के फॉर्मेशन को बताता है। ये दोनों संतुलित रासायनिक अभिक्रियाओं के माध्यम से जुड़े हुए से दोनों का उपयोग किया जा सकता है। चलो आगे चलते हैं। उसके और में क्या पूछा था? राइट द डेफिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलिटी ऑफ द केमिकल रिएक्शन। मॉलिक्यूलिटी के बारे में तो अच्छे से जानते हो। मॉलिक्यूलिटी का मतलब क्या होता है? किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में, किसी भी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने वाले टोटल नंबर ऑफ मोल जो होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूलिटी। नहीं देखो, रासायनिक अभिक्रिया की आणविकता का मतलब है किसी प्राथमिक या एकल चरण में रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अणुओं की संख्या, यानी molecularity of the chemical reaction means the number of molecules participate in an elementary यानी single step chemical reaction। आणविकता की गणना प्राथमिकता या एकल चरण में अभिकारों के गुणांकों को जोड़कर किया जाता है। Molecularity is calculated by the adding the coefficient of the reactant in the elementary or single step। आणविकता का मान हमेशा पूर्ण संख्या में होता है, ये कभी भी भिन्नात्मक या ऋणात्मक नहीं होता है। The value of the molecularity is always a whole number, it is never fractional or negative। आणविकता 3 से ज्यादा नहीं हो सकती क्योंकि 3 से ज्यादा अणु एक दूसरे से आपस में टकरा नहीं सकते हैं। Molecularity cannot be more than 3 because more than 3 molecules cannot be collide with each other। आणविकता प्रयोगात्मक स्थितियों के साथ नहीं बदलती है। Molecule does not change with the experimental condition। आणविकता तापमान या दबाव जैसे बाहरी कारकों पर निर्भर नहीं करती है। Molecularity does not depend on the external factor like temperature or pressure। तो ये सब पॉइंट आप नोट कर लेना, चाहे तो आप वीडियो को रोककर नोट कर सकते हो, ध्यान रखना। इसलिए मैं पूरा बोर्ड के एक साइड खड़ा होके डिस्कस कर रहा हूं ताकि आप पूरा बोर्ड आपको क्लियर दिखाई दे। चलिए अब अगला प्रश्न 2024 में क्या पूछा गया था? फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन राइट द टाइम रिक्वायर्ड फॉर 99% कंप्लीशन इज ट्वाइस द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द कंप्लीशन ऑफ 90% ऑफ रिएक्शन। लिखिए कि प्रथम कोटि अभिक्रिया को पूर्ण होने में लगा समय 99% अभिक्रिया के पूर्ण होने में लगा समय 90% अभिक्रिया के पूर्ण होने में लगने वाले समय से 2 गुना होता है। उसके और में क्या पूछा गया? फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन derive the expression that the value of half life in T1/2 exactly proportional to the initial concentration of reaction। व्यंजक लिखिए कि शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्धायुकाल T1/2 का मान अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता के समानुपाती होता है। तो या तो इन दोनों प्रश्नों का आप लोग एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर इन दोनों प्रश्नों को हम आगे डिस्कस करने वाले, तो आप वीडियो को रोककर नोट डाउन कर सकते हैं। तो देखना पहला प्रश्न, फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन राइट द टाइम रिक्वायर्ड फॉर 99% कंप्लीशन वाला। देखो क्या है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए T1/2 2.303 के log A/A-x। आपको बोर्ड पे क्लियर दिखाई दे रहा होगा? मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूं, उसके बाद आपको क्लियर दिखाई देगा। अब क्लियर दिखाई दे रहा होगा। हम क्या करें यहाँ पर प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए? प्रथम कोटि अभिक्रिया हम अच्छे से जानते हैं क्या है? T1/2 प्रथम कोटि अभिक्रिया को हम अच्छे से जानते हैं, क्या जानते हैं? T1/2 सॉरी यहाँ लिखा हुआ T =
2.303 के log a by a minus 6, इसको जानते हैं। फर्स्ट कंडीशन क्या है, a इक्वल टू 100% और n इक्वल टू 99%। a माइनस एक्स क्या हो जाएगा, 100 माइनस 99, कितना प्रतिशत आ गया, 1% निकल कर आ गया। तो T99% इक्वल टू क्या लिखोगे सर, 2.303 डिवाइडेड बाय k, यहां पर क्या लिखोगे, log 100 डिवाइडेड बाय 1। अरे भैया 1 क्यों लिखा सर, 1 a माइनस एक्स है इसलिए 1 लिखा, और a क्या है तो a 100 है तो 100 बाय a लिख दिया। क्या लिखोगे, 2.303 के log 10 की पावर क्या लिख दोगे, 2। आगे चलते हैं, यहां पर लिख रहे हैं हम 2.303 के इक्वल टू 4.606 डिवाइडेड बाय k। ध्यान रखना, द्वितीय कंडीशन क्या है, ये तो फर्स्ट कंडीशन होगी, ये क्या है फर्स्ट कंडीशन। द्वितीय कंडीशन क्या है, a इक्वल टू 100%। अब ये log 10 की पावर 2 का, तो log 10 की पावर 2 का वैल्यू है ये 4.606, ध्यान रखना। द्वितीय स्थिति में क्या है, तो देखो आगे जब इसको सॉल्व करते हो, इसको जब सॉल्व किया ना उसके बाद निकल कर आया हूं। आगे चलते हैं, द्वितीय स्थिति में a इक्वल टू 100%, x इक्वल टू 99%, तो a माइनस एक्स कितना हो जाएगा, 10% हो जाएगा, 100 माइनस 90, तो क्या लिखोगे वापस, T 90% इक्वल टू 2.303 के log 100 बाय 10, 2.303 के log 10, और log 10 का वैल्यू 1 होता है तो 2.303 के हो जाएगा। अतः समीकरण 1 और समीकरण 2 को आपस में डिवाइड करने पर, तो T 90% बाय T 90%, 4.606 के इंटू k बाय 2.303, आंसर क्या आ जाएगा, 2। तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब एमसीक्यू भी पूछा गया था इसी दौरान एक एमसीक्यू भी पूछा गया था। क्या एमसीक्यू था, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कंप्लीट 75% इन 16 मिनट। हाँ विद्यार्थियों, आपके पास एक प्रश्न था ये वाला, ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन का डेरिवेशन है, तो ये हम ऊपर देख चुके हैं, शून्य कोटि अभिक्रिया का हाफ लाइफ पीरियड वाला। एक प्रथम कोटि अभिक्रिया जो एमसीक्यू पूछा था, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कंप्लीट 75% इन 60 मिनट, हाउ मच टाइम विल बी टेक टू कंप्लीट 50%। एक प्रथम कोटि अभिक्रिया 16 मिनट में 74% पूर्ण हो जाती है, तो 50% पूर्ण होने में कितना समय लगेगा। ये देखो, ये डेरिवेशन हमने यहाँ पर इसका किया हुआ है पूरा, जो एमसीक्यू आया था 2024 में, उसका डेरिवेशन है। क्या है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कंप्लीट 75% इन 60 मिनट, हाउ मच टाइम विल बी टेकन टू कंप्लीट 50%। तो क्या कर रहे हैं हम लोग, प्रथम कोटि अभिक्रिया में 16 मिनट 75% पूर्ण होती है, तो 50% पूर्ण होने में कितना समय लगेगा, तो k इक्वल टू 2.303 log a by a minus x, a इक्वल टू 100, a माइनस x कितना हो जाएगा, 100 माइनस 75, 25 हो जाएगा, t इक्वल टू 16 मिनट दिया हुआ, तो क्या लिख दोगे, k इक्वल टू 2.303 60 log 100 by 25। जब 100 by 25 को करोगे तो क्या निकल कर आ जाएगा, log 4, 25 का भाग 100 से था तो 4 आया, log 4 का वैल्यू 0.6020, तो क्या लिखोगे, k इक्वल टू 2.316 इंटू 0.6020। जब इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर क्या निकल कर आ रहा है, यहाँ पर k इक्वल टू 1.3864 बाय 16, इन दोनों का गुणा करोगे तो ये आ गया। जब आप इसका डिवाइड इससे करोगे तो हमारा आंसर क्या निकल कर आएगा, 0.08665 मिनट इनवर्स आ गया। द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द 60% ऑफ द रिएक्शन इज T1 by 2 0.693 by 0.0865 और 7.97 यानी अप्रोक्सीमेट T1 by 2 8 मिनट। तो ये जो प्रश्न आया था ना, इसका आंसर 8 मिनट हो जाएगा। क्लियर है। तो विद्यार्थियों, आप मेरे साथ यानी डॉक्टर दीपेंद्र कुमार शर्मा के साथ आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म किस पर जुड़े हुए थे आप लोग, केमिस्ट्री बाय डी शर्मा पर। तो आई होप ये हमने केमिकल काइनेटिक यानी रासायनिक बलगति की जो आपकी यूनिट नंबर 3 है, उसके पिछले 12 वर्ष यानी 2023 से लगाकर 2024 तक, सॉरी 2013 से लगाकर 2024 तक के प्रश्नों का सॉल्यूशन देखा। तो यदि वीडियो लेक्चर अच्छा लगता है तो लाइक करने में कंजूसी ना करें, अपने क्लासमेट तक इस वीडियो को शेयर अवश्य करें, कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके जरूर बताएं। कोई सजेशन हो तो भी आप सजेशन हमें दे सकते हैं, और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। इसी तरीके से यूनिट दर यूनिट आपको आपके प्लेलिस्ट में रखी हुई है, अपलोडेड है, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं और कक्षा 12वीं की एमपी बोर्ड की परीक्षा को आप अच्छे से निकाल सकते हैं।
विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर दीपेंद्र कुमार शर्मा इसी के साथ आपसे विदा लेता हूँ। जय हिंद और जय भारत। नए वीडियो लेक्चर के साथ पुनः आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।